चैप्टर 81 अरु का एक्सीडेंट और रोह का डर। पंखू और माही अभी रोह के चेहरे की तरफ ही देख रहे होते हैं जो अभी चैन से सो रही थी। तभी पंखू रोह की तरफ देखते हुए मुस्कुराती है और माही से कहती है, सोते हुए ये और भी ज़्यादा क्यूट लगती है ना। इस पर माही रोह के गाल पर एक किस करते हुए पंखू से कहता है, हाँ बिल्कुल एक छोटे बेबी की तरह। तभी पंखू रोह को और करीब से हक करते हुए माही से कहती है, तुम्हें पता है ये हमारी प्रिंसेस ना बिल्कुल उसके मम्मा पापा अबीर काव्या की कॉपी है और शायद इसीलिए हम चारों कपूर सिवाय नीति इससे बहुत कनेक्टेड फील करते हैं। इस पर माही रोह और पंखू दोनों को अपनी बाहों में लेते हुए पंखू से कहता है, नाउ लेट्स स्लीप बेबी वरना हमारी आवाज़ की वजह से बच्ची उठ जाएगी। माही की बातों से सहमत होते हुए पंखू भी अपना सिर हिलाती है और चुपचाप माही को हक करके सो जाती है। वहीं दूसरी तरफ अरु अपनी कार ड्राइव कर रहा होता है पर उसकी आंखों में नींद होने की वजह से उसकी आंखें बंद होने लगती है। अरु बार बार अपनी आंखों को खोलता है और फिर रास्ते की तरफ देखता है जहां अभी बहुत घना अंधेरा होता है। अरु की आंखें बार बार बंद होने की वजह से उसका ध्यान आगे की तरफ नहीं होता। तभी अचानक से आगे से एक बड़ा सा ट्रक आता है और वो भी अरु की तरफ ही बढ़ रहा होता है। अरु की आंखों में नींद होने की वजह से उसका ध्यान नहीं होता और फिर जैसे ही वो अपनी आंखें खोलता है उसकी गाड़ी उस बड़े से ट्रक से टकराती है और फिर ब्लास्ट हो जाती है। रोह एकदम से अपनी नींद से उठती है और उसकी भयानक चीख सुनते ही माही और पंखू भी हड़बड़ाते हुए उठते हैं और देखते हैं कि रोह अभी बेड पर बैठी हुई है। इस वक्त रोह पसीने से पूरी तरह से भीगी हुई है और उसकी बॉडी बहुत बुरी तरह से कांप रही होती है। रोह की सांसें भी ऊपर नीचे हो रही है तो वही उसके दिल की धड़कन दुगनी स्पीड से दौड़ रही होती है। रोह को ऐसे देख वो दोनों भी डर जाते हैं। तभी माही रोह का पसीने से भीगा हुआ चेहरा अपने हाथों में पकड़ते हुए रोह से पूछता है, परी क्या हुआ बेटा, आप इतनी जोर से क्यों चीखें। माही की आवाज़ सुनते ही रोह अपने होश में आती है। रोह पहले माही को देखती है और फिर उसकी नज़र उसके रूम पर पड़ती है और वो डर जाती है। तभी पंखू रोह के मुंह के पास पानी का ग्लास लाते हुए उससे कहती है, प्रिंसेस पहले आप पानी पिलो बेटा, देखो कैसे हाफ रहे हो। इस पर रोह वो पानी के ग्लास को अपने से थोड़ा दूर करते हुए उनसे कहती है, नहीं मुझे पानी नहीं चाहिए। अरु कहाँ है और मैं आप दोनों के रूम में क्यों सोई हूँ, मुझे अरु चाहिए। तभी उसकी नज़रों के आगे वो हादसा अरु के एक्सीडेंट वाला फिर से रिपीट होता है और वो रोने लगती है। वो रोते हुए माही का हाथ पकड़ लेती है और उससे कहती है, माही जीजू अरु कहाँ है बोलो ना, मैंने अभी अभी देखा कि उनको कुछ हो गया है, आप मुझे उनके पास लेकर चलो। रोह की बात सुनते ही दोनों समझ जाते हैं कि रोह ने कोई बहुत ही डरावना और बुरा सपना देखा है जो अरु से रिलेटेड है और शायद उसी वजह से रोह बहुत डर गई है। तभी माही रोह को अपनी गोद में लेता है और उसको अपने सीने से लगाते हुए उससे कहता है, बेबी कुछ नहीं हुआ है आपके अरु को। वो तो उन्हें एक इमरजेंसी आ गई थी तो उसके लिए वो हॉस्पिटल गए हैं। प्रिंसेस हमें पता नहीं कि आपने सपने में क्या देखा जिसकी वजह से आप इतनी ज़्यादा डर गई है, पर बेबी आपने जो भी देखा वैसा कुछ भी नहीं होगा, इट्स जस्ट अ ड्रीम परी। आप परेशान क्यों हो रहे हो, आपके अरु को ना ये बात बहुत अच्छे से पता है कि अभी वो अकेले नहीं है, उनके पास उनका ये बेबी है जो उनके बिना नहीं रह सकता, तो अपने लिए रहे ना रहे पर आपके लिए वो खुद को लेकर बहुत ज़्यादा अलर्ट है। तभी रोह माही की तरफ देख उससे कहती है, पर मुझे एक बार बात करनी है ना उनसे, सिर्फ एक बार प्लीज़ जीजू। माही रोह की तरफ देखता है जिसकी आंखों में अभी आंसुओं के साथ साथ अरु के लिए बहुत ज़्यादा चिंता भी होती है। माही पंखू की तरफ देखता है और पंखू रोह के बाल सहलाते हुए माही से कहती है, माही एक बार अरु को फ़ोन लगाकर देख लो ना, और वैसे भी अभी 6 बज रहे हैं, अगर अब तक अरु फ्री हो गया होगा तो परी बात कर लेगी उससे। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि जब तक परी अरु से बात नहीं करेगी, उसकी आवाज़ नहीं सुनेगी और उसे ये यकीन नहीं हो जाता कि अरु बिल्कुल ठीक है, तब तक वो ऐसे ही डरी सहमी सी रहेगी और चिंता करती रहेगी जो इसकी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो प्लीज़ एक बार फ़ोन लगा के देख लो, बाबाजी की कृपा से उठा ले अरु फ़ोन। माही को भी पंखू की बात सही लगती है तो वो साइड टेबल से अपना फ़ोन उठाता है और फिर रोह के माथे पर किस करता है जो अभी माही से चिपकी हुई होती है। डर की वजह से रोह अभी भी कांप रही होती है, जिसे देखकर उन दोनों को सच में रोह की फिक्र होने लगती है। तभी माही एक हाथ से रोह को पकड़ते हुए अपनी दूसरी हाथ में फ़ोन लेकर अरु का नंबर डायल करता है और रोह से कहता है, देखो मैं लगा रहा हूँ अरु को फ़ोन बेबी, पर आप प्लीज़ डरो मत, ओके। रोह सिर्फ अपना सिर हिलाती है। माही जब अरु को कॉल करता है तो उसके फ़ोन की रिंग बजती है पर कोई उठाता नहीं है, तो माही फिर से एक बार और ट्राई करता है पर फिर भी अरु फ़ोन नहीं उठाता। माही लगातार 2 से 3 बार अरु को कॉल करता है पर आगे से कोई भी जवाब ना पाकर अभी माही को भी टेंशन होने लगती है और वो अपने मन में कहता है, ये अरु फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा है, अब तक तो सर्जरी हो गई होगी ना। हे बाबाजी अभी तो मुझे भी डर लग रहा है, प्लीज़ प्रिंसेस का सपना सच मत होने देना। तभी माही फिर से एक बार ट्राई करता है और किसी को फ़ोन ना उठाता देख जब वो फ़ोन को कट करने ही वाला होता है कि तभी आगे से कोई फ़ोन उठा लेता है और उससे कहता है, हाँ भाई। ये अरु ही था और उसकी आवाज़ सुनते ही माही की जान में जान आ जाती है। तभी माही अरु को डांटते हुए उससे कहता है, अरु कहाँ था तू बच्चे, कितनी देर से कॉल कर रहा था मैं,
इस पर अरु माही से कहता है, आई एम सो सॉरी भाई, वो क्या है ना, मैं वॉशरूम में फ्रेश हो रहा था तो इसी वजह से आपका फ़ोन नहीं उठा पाया। भाई क्या हुआ है, परी ठीक है ना? अरु का सवाल सुनते ही माही रूह की तरफ देखता है जो अभी भी किसी सहमे हुए बच्चे की तरह उससे चिपकी हुई है। तभी माही सीरियस वॉइस में अरु से कहता है, अरु एक्चुअली मैंने परी के लिए ही तुझे ऐसे अर्जेंटली फ़ोन किया था। माही की बात सुनकर अरु का दिल तेजी से धड़कने लगता है। तभी माही अरु से कहता है, पता नहीं अभी थोड़ी देर पहले बच्ची ने क्या देखा सपने में, तो अचानक से तेरा नाम लेते हुए उठी और बार बार तेरे पास आने की और तुझसे बात करने की ही जिद कर रही है। अरु, जो भी परी ने अपने सपने में देखा है वो कुछ डरावना ही है और स्पेशली तुझसे रिलेटेड है। बहुत ज़्यादा डर गई है बच्ची, प्लीज़ समझा इसे, क्योंकि अगर ऐसे ही परेशान होती रहेगी तो खुद को तकलीफ देगी। माही की बात सुनकर अब अरु को रूह की चिंता होने लगती है। तभी अरु माही से परेशानी भरी आवाज़ में कहता है, भाई बहुत डर लग रहा होगा मेरे बच्चे को, आप प्लीज़ उसे फ़ोन दो ना। इस पर माही अरु से कहता है, हाँ बस एक मिनट। अरु इतना कहकर माही रूह की तरफ देखता है और फिर उसके बालों पर किस करते हुए उससे कहता है, बेबी आपको अरु से बात करनी है ना, तो बात करो, ही इज़ ऑनलाइन फ्रॉम अदर साइड प्रिंसेस। माही रूह को फ़ोन दे देता है और उसके मेसी बालों को संवारने लगता है। तभी रूह अपनी भारी आवाज़ में फ़ोन पर कहती है, अरु। रूह की इतनी भारी आवाज़ सुनकर अरु अपनी आंखें बंद करता है और फिर रूह से कहता है, रूह क्या हुआ आपको और क्यों डर गया मेरा बेटा इतना? तभी रूह अपनी कांपती हुई आवाज़ में अरु से कहती है, अरु मैंने बहुत बुरा वाला सपना देखा जिसमें ना आपका एक एक्सीडेंट हो गया और फिर आपकी कार ब्लास्ट भी हो गई। रूह की बात सुनते ही माही और पंखू की भी आंखें चौड़ी हो जाती है, तो वही रूह रोने लगती है और रोते हुए अरु से कहती है, मुझे बहुत डर लग रहा है अरु, मुझे आपके पास आना है, एक तो आप मेरे पास आओ या फिर मुझे अपने पास बुला लो। रूह की बुरी तरह से रोती हुई आवाज़ सुनकर अरु रूह को शांत कराते हुए उससे कहता है, बच्चे पहले तो आप रोना बंद करिए, मैं आपके पास नहीं हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप ऐसे रोगे। आपने बिल्कुल भी रोना नहीं है परी, अगर रोने की वजह से आपको फीवर हुआ तो आप देखना कि मैं आपके साथ क्या करूंगा, सो अभी बिल्कुल चुप। अब रही बात आपके बुरे सपने की, तो बेटा वो सिर्फ सपना था और किसी भी सपने में इतनी ताकत नहीं है कि वो आपके अरु का कुछ बिगाड़ पाए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है प्रिंसेस, तो अभी आप भी डरना बंद करिए। चैप्टर 82 अरु और रूह की प्यार भरी नोक झोंक। रूह की शर्त और उसकी जिद। अरु की डांट सुनते ही रूह रोना तो बंद कर देती है, पर अभी भी सिसकते हुए अपनी क्यूट सी आवाज़ में अरु से कहती है, अरु मैं आ जाऊँ आपके पास, मैं बिल्कुल भी शैतानी नहीं करूँगी पक्का। रूह की बात सुनते ही अरु की हंसी निकल जाती है और अरु हंसते हुए रूह से कहता है, अच्छा जी आपको यहाँ आना है, पर जितना मैं जानता हूँ आपकी तो हालत बुरी होती है ना, हॉस्पिटल का नाम सुनते ही तो अभी डर नहीं लग रहा है आपको प्रिंसेस। इस पर रूह अपना मुंह किसी गुब्बारे की तरह फुलाते हुए अरु से कहती है, अरु प्लीज़ आप मुझे चिढ़ाओ मत ना, वरना मैं गुस्सा हो जाऊंगी। तभी दूसरी तरफ से अरु झट से रूह से कहता है, नहीं नहीं परी, अगर आप ही मुझसे गुस्सा हो गए तो मैं मस्ती किसी के साथ करूंगा बेटा। एक आप ही तो हो ना जिसके साथ मैं ऐसी वैसी सभी तरह की मस्ती कर सकता हूँ। अब कम टू द सीरियस पॉइंट बच्चे की, आप यहाँ नहीं आ सकते क्योंकि मैं बस थोड़ी देर के लिए ही फ्री हुआ था, अभी मुझे और बहुत सारा वर्क है, और अगर ऐसे में आप यहाँ आ गए तो आप खुद बोर हो जाओगे ना। वहाँ तो सब होंगे आपका ध्यान रखने के लिए, पर यहाँ तो मैं खुद भी बिजी रहूँगा ना बेटा, तो ऐसे में आपका ध्यान कौन रखेगा? इसीलिए आप वही रहो और अंशु के साथ खेलो, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि जैसे ही मेरा काम पूरा हो जाएगा वैसे ही मैं आपके पास आ जाऊँगा, ओके? अरु की बात को सुनकर रूह कुछ सोचती है और तभी अचानक से उसके दिमाग में एक नॉटी आइडिया आता है और वो एक शैतानी स्माइल के साथ अरु से कहती है, ठीक है अरु मैं आपकी बात मान जाऊँगी, पर उसके लिए मेरी एक शर्त है, वो आपको पूरी करनी होगी। रूह की शर्त वाली बात सुनकर और उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर पंखू धीरे से माही के कान में कहती है, अभी देखना तुम माही, पक्का ये लड़की कुछ ऐसी उटपटांग सी चीज़ की डिमांड करेगी जिसके लिए अरु इसे हमेशा मना करता है। माही को भी शायद पंखू की बात सही लगती है, तो वो खुद पंखू की बात से सहमत होता है। तभी वो दोनों रूह की आवाज़ सुनते हैं जो अभी अरु से कहती है, अरु आप ना हॉस्पिटल से वापस आते वक्त मेरे लिए एक चॉकलेट और एक वनीला फ्लेवर वाली आइसक्रीम लेकर आओगे। इस पर पंखू माही की तरफ देख अपनी हंसी को रोकते हुए उससे कहती है, देखो मैंने बोला था ना तुमसे कि ये जरूर कुछ उटपटांग चीज़ ही मांगेंगी। इस पर माही भी अपना सिर हिलाता है, तो वही दूसरी तरफ अरु जब रूह की डिमांड सुनता है तो उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। तभी अरु थोड़ी सख्त आवाज़ में रूह से कहता है, जी नहीं बच्चे, मैं कोई आइसक्रीम नहीं ला रहा आपके लिए, वैसे भी अभी ठंड का मौसम पूरी तरह से गया नहीं है, ऐसे में आप आइसक्रीम खाओगे तो सबसे पहले आपका गला खराब होगा और फिर आपकी तबीयत, जो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता, सो नो आइसक्रीम। अरु की बात को सुनकर रूह का मुंह खुला का खुला ही रह जाता है। तभी वो अपने शॉकिंग स्टेट से बाहर आती है और फिर अपनी रोने वाली शक्ल बनाते हुए अरु से कहती है, नहीं ये आप अपनी मनमानी कर रहे हो, कोई भी सिर्फ 2 आइसक्रीम खाने से बीमार नहीं पड़ता, तो मैं कैसे पड़ूंगी? रूह का ऐसा सवाल सुनते ही माही पंखू की कान में धीरे से कहता है, यार पंखू, लगता है प्रिंसेस को सुबह सुबह अरु से बुरी तरीके से डांट खानी है जो उसे और भड़का रही है।
इस पर पंखू भी माही को अपना सैड और हेल्पलेस लुक देती है। तभी दूसरी तरफ से अरु अपने दांत पिसता है और फिर रो पर चिल्लाते हुए उससे कहता है, पहली बात तो आप दूसरे बच्चों की तरह नहीं हो जिनको 2 आइसक्रीम खाने के कोई हार्म नहीं होता। अभी दूसरी और आखिरी बात परी कि अगर आपने आइसक्रीम के लिए फिर से जिद की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे आप। अभी फ़ोन रखिए, मुझे कुछ पेशेंट्स को चेक करना है एंड आप इतने जल्दी क्यों उठे, थोड़ी देर फिर से सो जाओ। मैं जल्दी से आ जाऊंगा, आई लव यू बच्चे, बाय। इतना कहकर अरु फ़ोन कट कर देता है और रो को बोलने का कुछ मौका ही नहीं मिलता, जिसकी वजह से वो अपना मुंह फुला लेती है और फिर अपनी गुस्से भरी आवाज़ में कहती है, ही इज़ सो बैड, मैं बात भी नहीं करूंगी अभी उनसे। मुझे आइसक्रीम के लिए भी मना कर दिया, अब मैं भी गुस्सा हूँ। रो की गुस्से भरी पर प्यारी प्यारी बातें माही और पंखू सुन रहे थे और रो को ऐसे गुस्से में अपना मुंह फुलाए देखकर उन दोनों को रो पर बहुत प्यार आता है कि उनकी रूह इस वक्त अपने मेसी स्टेट में थी और उस पर रो का गुस्सा भी जो उसकी क्यूटनेस में अभी 4 चांद लगा रहे थे। तभी रो माही और पंखू की तरफ देखती है और फिर अपनी गुस्से में लाल नाक को फुलाते हुए उन दोनों से कहती है, देदुप जीजू अरु बहुत बुरे हैं, मैं अभी उनसे बात ही नहीं करूंगी। मुझे आइसक्रीम के लिए सीधे मना कर दिया, ऐसे भी नहीं बोला उन्होंने कि 2 नहीं तो कम से कम 1 लाकर दूंगा, डायरेक्टली नो बोला। हुआ बैड आरू। तभी रो माही की कमर से अपने दोनों हाथों को लपेट देती है और अपना सिर उसके सीने पर रख देती है। रो पहले से ही माही की गोद में बैठी थी, फिर वो अपनी प्यारी सी आवाज़ में माही से कहती है, जीजू आप मुझे फिर से सुला दो, मुझे नींद आ रही है। रो की बात सुनकर उन दोनों के चेहरे पर एक स्माइल आती है और माही रो को अपनी बाहों में पकड़े हुए बेड पर लेट जाता है और उसे सुलाने के लिए कुछ गुनगुनाने लगता है। कुछ ही देर में रो माही की बाहों में सो जाती है। तभी पंखू रो के बालों पर किस करते हुए माही से कहती है, माही तुम्हें भी फिर से सोना है क्या प्रिंसेस के साथ, सी इट्स योर वर्कआउट टाइम सो नाउ गेट अप यार। पंखू की बात को सुनते ही माही अपना अनोइंग सा मुंह बनाते हुए पंखू से कहता है, मैंने नहीं करना कोई वर्कआउट आज, लेट मी स्लीप फॉर सम टाइम मोर, और वैसे भी एक दिन जिम ना जाने से मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। माही की बात सुनते ही पंखू अपना सिर डिसबिलीफ में हिलाते हुए अपने मन में कहती है, लो जी ये भी गया। परी के आने के बाद से सब लड़के यहाँ तक कि पापाज राघव और रोहन भी प्रिंसेस के साथ रहने के बहाने ढूंढते हैं और यहाँ हम बेचारी लड़कियाँ जिसे प्रिंसेस के साथ कुछ टाइम मिल जाए तो वही बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। बाबा जी आप ना कुछ ऐसा मिरेकल कर दो कि इन सब को बाइज ना किसी अननोन प्लेस पर भेज दो और फिर हम सब गर्ल्स मिलकर परी के साथ पार्टी करेंगे। जब देखो तब मेरी डॉल को लेकर जाते हैं गधे सिर्फ लड़के। रोहन, राघव और वीर को छोड़कर कहीं के। पंखू अपनी ही दुनिया में गुम होती है कि तभी उसे माही की आवाज़ आती है जिसकी आंखें तो बंद होती है, फिर भी वो पंखू से कहता है, अभी हमारी बुराई करना बंद करो वाइफी और जाओ जाके अपनी प्यारी मम्मी और भाभी आरती और रिया की हेल्प करो। मेरी प्रिंसेस के पास मैं हूँ, नाउ गो शू शू। माही की बात सुनकर पंखू उसे अपनी मर्डरसली आंखों से घूरने लगती है और फिर वो एक पिलो उठाती है और खुद बेड पर से उठ जाती है। पंखू दूसरी तरफ से माही की साइड आती है और फिर उस पिलो से माही की बम पर मारती है। तभी माही झट से अपनी आंखें खोलता है और उस पिलो को पकड़ते हुए पंखू से कहता है, अबे यार ये क्या कर रही हो तुम? डॉल को लग गई तो अरु हमारी कब्र यही खोद देगा और अगर गलती से भी मुझे इधर उधर लग गई तो हमारे बेबीज कैसे आएंगे, कुछ तो सोचो यार। माही की बेशर्मी वाली बातें सुनते ही पंखू अपना मुंह फुलाती है और फिर गुस्से में उससे कहती है, आई हेट यू माही, गो टू द हेल। इतना कहकर पंखू अपने पैर पटकते हुए वॉशरूम में चली जाती है और माही रो को अपने बाहों में छिपाकर सो जाता है। दूसरी तरफ द वर्ल्ड अरु का हॉस्पिटल। अरु अभी अपने कैबिन में था और उसके कुछ रेगुलर पेशेंट्स होते हैं जिन्हें वो एक एक करके चेक कर रहा था। तभी उसके कैबिन के डोर पर कोई नॉक करता है तो अरु अपनी सख्त प्रोफेशनल आवाज़ में कहता है, कम इन। तभी 22 से 24 साल के आसपास एक लड़की अरु के कैबिन में आती है, पर उसने इस वक्त बहुत ही छोटे और बेहुदा किस्म के कपड़े पहने हुए थे जो उसकी पूरी बॉडी को शो कर रहे थे। जब वो अरु की तरफ देखती है तब उसमें ही खो जाती है क्योंकि इस वक्त अरु ने मस्टर्ड कलर का शर्ट और ब्लैक पैंट पहनी थी जिसमें वो बहुत हॉट लग रहा था। भले ही अरु का पूरा फोकस इस वक्त उसने अपनी हाथ में पकड़ी हुई फाइल पर था, पर अरु इतना स्मार्ट और इंट्यूटिव था कि उसे बिना देखे ही सब पता चल जाता कि उसके आसपास क्या चल रहा है। वो लड़की अपनी लस्टी आईज से बस अरु की तरफ ही देख रही होती है कि तभी अरु उस लड़की की तरफ बिना देखे ही अपनी ऊंची और कोल्ड आवाज़ में उससे कहता है, अगर तुम यहाँ सिर्फ मुझे ऐसे देखने के लिए आए हो तो यू मे लीव नाउ। वो क्या है ना, मेरे पास अपना बहुत ही कीमती समय बर्बाद करने के लिए ज़्यादा का समय नहीं है। मेरे दूसरे भी पेशेंट्स हैं जो मेरे लिए बाहर वेट कर रहे हैं, उनको आने दो, तुम जाओ। अपनी बात के दौरान अरु एक बार भी उस लड़की की तरफ एक नज़र तक नहीं देखता, जिसकी वजह से वो लड़की अपना मुंह बनाती है और फिर अंदर आते हुए अरु से कहती है, आई एम सॉरी आहांग। तभी अरु उसकी बात को बीच में ही काटते हुए बिना किसी एक्सप्रेशन के अपनी रुड आवाज़ में उससे कहता है, इट्स डॉक्टर मल्होत्रा फॉर यू लेडी। तभी वो लड़की फिर से अपनी बात को पूरा करते हुए अरु से कहती है, ओके डॉक्टर मल्होत्रा, मैं निधि आहूजा हूँ। असल में मुझे आपसे मेरी पर्सनल प्रॉब्लम्स के लिए कुछ कंसल्टेशंस चाहिए।
तभी फर्स्ट टाइम अरु उसकी तरफ देखता है और अरु को कुछ सेकंड नहीं लगते उस लड़की के असली इरादों को भांपने के लिए। अभी अरु के फेस एक्सप्रेशन बिल्कुल ही ब्लैंक होते हैं, जिसे देखकर ये पता लगाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है कि आखिर अरु के दिमाग में अभी इस वक्त चल क्या रहा है। तभी अरु किसी को अपने कैबिन के इंटरकॉम से कॉल करता है और फिर उससे कहता है, कम टू माई कैबिन नाउ। इतना कहते ही अरु फ़ोन रख देता है और अगले ही पल उसके डोर पर एक नॉक होती है, जिसे सुनकर अरु उस इंसान को अंदर आने की परमिशन देता है। तभी एक और लड़की जिसकी उम्र लगभग 27-28 साल की होगी वो अंदर आती है और उसने अपनी ड्रेस के साथ डॉक्टर कोट भी पहन रखा था, जिससे ये पता चलता था कि वो एक डॉक्टर है। उसके कोट पर एक नेम प्लेट थी जिस पर डॉक्टर सना खान लिखा हुआ था। उस लड़की को देखकर अरु उससे कहता है, सना शी इज़ हैविंग पर्सनल प्रॉब्लम सो कैन यू हेल्प हर। इस पर सना एक प्यारी सी स्माइल के साथ अरु से कहती है, येस सर डोंट वरी आई विल हेल्प हर, यू कैन कंटिन्यू यूर वर्क। वैसे सना एक बहुत ही प्यारी फीमेल डॉक्टर है जो हॉस्पिटल के बाकी स्टाफ फीमेल स्टाफ से बिल्कुल अलग है। जहां हॉस्पिटल की आधी से ज़्यादा फीमेल स्टाफ अरु के लिए पागल थी, तो वही सना को ये बात बहुत अच्छे से पता थी कि अरु उसे कितना ज़्यादा प्यार करता है और सना के लिए अरु रादर देन हर सीनियर उसके भाई जैसा होता है, इवन ऋषि भी। सना की बात सुनते ही अरु अपना सिर हिलाता है, तो वही वो निधि सना को घूर रही होती है। तभी अचानक से अरु का फ़ोन बजता है और कॉलर इट को देखकर वो अपनी जगह से उठते हुए सना से कहता है, सना इसे अपने कैबिन में लेकर जाओ। इतना कहकर अरु वहां से अपने पर्सनल बेडरूम में आता है और फिर वो कॉल उठाते हुए आगे वाले इंसान से कहता है, हाँ बोलो जॉन। इधर से जॉन अरु से कहता है, सर आई गोट द इन्फॉर्मेशन की जैक इस वक्त इंडिया में है। और इतना कहकर जॉन वही रुक जाता है, तो इधर अरु क्यूरियसली उससे पूछता है, और क्या जॉन आगे बोलो, रुक क्यों गए तुम? जो भी है वो सब क्लियरली मुझे बताओ, इट्स माई ऑर्डर जॉन। अरु के ऑर्डर को फॉलो करते हुए जॉन अरु को आगे बताता है, सर उस जैक का टारगेट प्रिंसेस है, वो प्रिंसेस को हार्म करना चाहता है। प्रिंसेस की जान को बहुत बड़ा खतरा है उससे। जॉन की बातें सुनते ही अरु की आंखें गुस्से से लाल हो जाती है और वो अपने एक हाथ की मुट्ठी को इतनी जोर से कसता है कि जिसकी वजह से अरु के उस हाथ की नसें पूरी तरह से उभरती है। तभी अरु अपने डेविल मोड में आते हुए जॉन से कहता है, पहली गलती उस जैक ने इंडिया में आकर कर दी। दूसरी और सबसे बड़ी गलती उसने मेरी जान पर नज़र डालकर कर दी। ये अरहान मल्होत्रा सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, पर कोई उसके बच्चे की तरफ आंख उठाकर भी देखे ये मैं किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं करूंगा। जॉन वो शायद आज भी मुझे वही अरहान मल्होत्रा समझ रहा है जो 8 साल पहले था। तो ठीक है, अब मैं उसे बताऊंगा कि ये वो अरहान मल्होत्रा नहीं बल्कि अम है जिसके नाम से ही सारी दुनिया कांपती है। चैप्टर 83 द माफिया किंग एम अरहान मल्होत्रा, रूह और अंशु की मस्ती। तभी आगे से फ़ोन पर जॉन अरु से पूछता है, सर प्रिंसेस का क्या? उसे तो पता भी नहीं होगा ना आपके अम होने का राज, तो क्या आप उसे भी बताने वाले हो? जॉन की बातें सुनकर अरु कुछ सेकंड के लिए सोच में पड़ जाता है और फिर एक गहरी सांस लेते हुए जॉन से कहता है, हाँ जॉन, शायद यही सही वक्त है परी को मेरी असली पहचान बताने की। मैं उससे कुछ भी छिपाना नहीं चाहता। जॉन पर डर लगता है, यार अगर सच्चाई जानने के बाद उसने मुझे छोड़ दिया तो मैं क्या करूंगा और कैसे रहूंगा उसके बिना। तभी जॉन आगे से अरु से कहता है, आप जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं होगा सर, और हाँ हमारी प्रिंसेस अभी उम्र में छोटी है पर बहुत ज़्यादा समझदार है। अगर आपने बिना कुछ छिपाए प्रिंसेस को सब कुछ सच सच बता दिया तो वो ज़रूर आपको समझेगी। सर जन्म से कोई भी बुरा बनकर नहीं आता, इंसान के हालात, उसकी सिचुएशन उसे बुरा बनने पर मजबूर कर देती है, और आपके साथ भी कुछ वैसा ही हुआ है। इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है, आपने तो सिर्फ अपनी फैमिली को उस दलदल से बचाने के लिए उसमें अपना पैर रखा था। वैसे आप प्रिंसेस को आपके अम होने का सच कब बता रहे हैं सर? जॉन की बातें सुनकर अरु को थोड़ी हिम्मत मिलती है और तभी जॉन के सवाल का जवाब देते हुए अरु उससे कहता है, शायद आज ही मैं बेबी को मेरा सच बता दूं जॉन, क्योंकि अगर मैं उसी बात में लगा रहा तो आगे ध्यान नहीं दे पाऊंगा। अभी मेरा ध्यान पूरा मेरे बच्चे पर होना चाहिए, क्योंकि वो जैक मुझसे अपना बदला लेने के लिए कुछ भी कर सकता है और किसी भी हद तक जा सकता है। तभी जॉन अपनी कूल वॉइस में अरु से कहता है, सर उस जैक को ना बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। उसे लगता है कि वो आपके मतलब द माफिया किंगडम के प्रिंसेस को चोट पहुंचा सकता है। कितना बड़ा बेवकूफ़ है ना वो। हाँ तो जैसा जॉन ने अभी कहा, अरु खुद एक माफिया किंग है जिसे सारी दुनिया अम के नाम से जानती है, और यही वजह है जिससे सब अरु से बहुत ज़्यादा डरते हैं। अरु के माफिया किंग होने की बात उसकी फैमिली में सबको पता है और उन्हें अरु के अम होने से कोई शिकायत भी नहीं है, क्योंकि उन सबको पता है कि अरु इतना रुथलेस माफिया किंग कैसे और किन हालातों में बना। अरु भले ही अंडरवर्ल्ड से बिलोंग करता है पर वो हमेशा ही गवर्नमेंट से कनेक्टेड रहता है और वो कोई भी इलीगल वर्क नहीं करता। तभी अरु जॉन को अपनी अथॉरिटेटिव वॉइस में कहता है, जॉन मुझे इस जैक की सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए और पता करो कि उसके आगे के प्लान्स क्या है। एक बात और, मल्होत्रा हाउस में जितनी भी सिक्योरिटी है उसे डबल टिबल कर दो। मैं अपने बच्चे पर एक हल्की सी खरोच भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। तभी जॉन अरु से कहता है, सर पर प्रिंसेस तो कपूर मैंशन के एम चली जाएगी ना?
इस पर अरु जॉन को जवाब देते हुए उससे कहता है, नहीं जॉन, मैं परी को लेकर अब कोई भी रिस्क नहीं ले सकता, तो जब तक मैं ये जैक का चैप्टर पूरी तरह से क्लोज नहीं कर देता तब तक प्रिंसेस मेरे साथ मल्होत्रा हाउस में ही रहेंगी। मैं पार्थ भाई से इसकी परमिशन ले लूंगा और मुझे पता है भाई मुझे मना भी नहीं करेंगे, और रही बात मेरे बेबी की तो शी विल बी हैप्पीएस्ट किड जब उसे पता चलेगा कि वो अब कुछ दिनों के लिए मेरे साथ ही रहेंगी। वैसे बहुत शैतान है वो। इस पर जॉन एक छोटी सी स्माइल के साथ अरु से कहता है, ये सर प्रिंसेस बहुत क्यूट है और आपके साथ साथ मैं भी अपनी पूरी जी जान लगा दूंगा उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। इस पर अरु एक जेन्युइन स्माइल के साथ जॉन से कहता है, आई नो जॉन, चलो अभी मैं रखता हूँ, मुझे भाई से भी बात करनी होगी और तुम उस बस्टर की इन्फॉर्मेशन पता करो। जॉन अरु को हाँ में जवाब देता है और फिर वो दोनों फ़ोन कट कर देते हैं। तभी अरु पार्थ को कॉल करके सब कुछ साफ साफ बता देता है और पार्थ खुद भी अरु की बात रू को मल्होत्रा हाउस में रखने की से पूरी तरह से सहमत होता है। तभी अरु अपनी गुस्से और नफरत भरी आवाज़ में कहता है, तूने बहुत बड़ी गलती कर दी जैक, इस सोए हुए शेर को जगाकर। अब देखिए शेर कैसे तेरे चिथड़े चिथड़े करके अपने भूखे जानवरों को खिलाता है। अगर तू वापस आया है तो मैं भी सोया नहीं हूँ। अब तुझे अपने इंडिया आने के डिसीजन पर अफसोस होगा। मेरे बच्चे पर नज़र डालें इतनी इजाज़त मैंने अभी तक किसी को दी नहीं, तो तू कैसे करेगा। बहुत बड़ी मिस्टेक की तूने जो मेरी प्रिंसेस को इसमें इन्वॉल्व किया, अब देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। इतना कहकर अरु किसी शैतान की तरह हंसने लगता है। वो तो उसका रूम साउंड प्रूफ होता है, वरना उसकी ये खौफनाक हंसी सुनकर कोई भी डर जाएगा। वहीं मल्होत्रा हाउस में इस वक्त रू छोटे से अंश के साथ खेल रही थी। अंश भी अपनी क्यूट सी मासी के साथ खेलने में इतना बिजी था कि उसे रू के आगे उसके टॉय भी नहीं दिख रहे थे। वो बार बार रू के सॉफ्ट फेस को अपने नन्हे नन्हे हाथों से टच कर रहा था। बेबी अंश की उम्र आपको जितनी ठीक लगे उतनी रख सकते हैं, पर उसकी उम्र 1 से 2 साल के बीच में ही होनी चाहिए। तभी आरती वहाँ एक खाने की प्लेट लेकर आती है जिसमें गर्मा गर्म आलू के पराठे और बूंदी का रायता होता है। आरती रू के पास आकर एक सोफे पर बैठती है और उन दोनों को देखती है और फिर अंश के गाल खींचते हुए उससे कहती है, अंशु आपके मासी को भूखी लगी होगी ना, तो मैं इन्हें खिला देती हूँ, आप मस्ती नहीं करना ओके। जैसे उस बच्चे को आरती की सारी बात समझ में आई हो वैसे वो अपना सिर हिलाता है, जिसे देखकर रूह और आरती हंसने लगती है। रूह अंश को अपनी गोद में उठाती है और उसके गालों पर किस करते हुए आरती से कहती है, आंटी ये कितना क्यूट है ना, और कितना गोलू मोलू भी है। तभी पीछे से रिया रूह से कहती है, प्रिंसेस ये जितना क्यूट है ना उससे कहीं ज़्यादा नॉटी है, दिन भर सबको अपने पीछे पीछे भगाता रहता है। वो तो अच्छा है कि यहाँ सब है इसे देखने के लिए, वरना मैं अकेली इस तूफान को कैसे संभालती मुझे नहीं पता। अपनी मम्मा की आवाज़ सुनते ही अंश रिया की तरफ देखने लगता है और फिर अपने हाथ उसकी तरफ उठाता है। ये देखते ही रूह को हंसी आती है और वो हंसते हुए रिया से कहती है, रियू दी देखो अंशु को आपके पास आना है तो आप ले लो ना इसे अपनी गोदी में। तभी रिया उनके तरफ आते हुए रूह से कहती है, हाँ अब एक बेबी को ही दूसरे बेबी की तकलीफ दिखाई देगी ना। क्यों मम्मा, सही बोला ना मैंने। इस पर आरती भी अपना सिर हिलाती है और उन दोनों को यूं ही हंसता हुआ देख रूह अपनी प्यारी सी पर झूठी सैड वॉइस में अंश से कहती है, अंशु ये देखो कैसे ये दोनों हम प्यारे प्यारे बच्चों पर हंस रहे हैं। हमारी तो कोई कदर ही नहीं है और होगी भी कैसे, हम दोनों ही छोटे बच्चे जो है। कोई बात नहीं अंशु, मासी आपके साथ है और आप मासी के साथ, तो हमें इन लोगों की ज़रूरत नहीं है। जब देखो तब ये बड़े उम्र में लोग इतने क्यूट बच्चों को चिढ़ाते ही रहते हैं। तभी पंखू पीछे से बहुत ही धीरे से रूह का कान खींचते हुए उससे कहती है, आप आजकल बहुत ज़्यादा शैतानी नहीं करने लगे हो प्रिंसेस। आपको देख देख कर ये दूसरा अंश भी आप ही की तरह बन जाएगा। पंखू की बात सुनकर रूह अपना मुंह बनाती है और फिर अपनी भोली सी शक्ल बनाते हुए पंखू से कहती है, अरे अभी मैंने क्या किया दिदू, आप तो मुझे ही डांट रहे हो। जाओ आप मेरे दिदू नहीं हो। तभी रूह झूठ मूठ का रोते हुए उन तीनों से कहती है, आप तीनों ऐसे बच्ची को डांट रहे हो। मैंने आपकी कंप्लेंट दादी से करनी है, देख लेना आप तीनों। उतने में ही वीर और माही नीचे आते हैं और देखते हैं कि कैसे उनकी प्रिंसेस अपने ड्रामे दिखा रही है। तभी वीर रूह की तरफ आता है जो असल में नीचे फर्श पर जो बहुत ही सॉफ्ट सी कारपेट बिछी हुई थी उस पर बैठी होती है, और साथ ही साथ अंश के सभी टॉयज भी अभी रूह के पास बिखरे पड़े थे और देखने में ऐसा लग रहा था कि जैसे अंश नहीं पर रूह उन टॉयज के साथ खेल रही थी। वीर रूह को नीचे जमीन पर से उठाता है और फिर खुद उसे अपनी गोद में लेकर सोफे पर बैठता है। तभी वीर रूह की नाक को खींचते हुए उससे कहता है, आप ऐसे नीचे क्यों बैठे थे। तभी वीर अंश की तरफ देखता है जो अभी अपने हाथ की छोटी सी मुट्ठी बनाकर उसे सक कर रहा होता है। वीर अंश की तरफ देख रूह से कहता है, ये तो है ही बदमाश, पर आपको अपना ध्यान रखना चाहिए ना बेटा। तभी रिया रूह को घूरते हुए वीर से कहती है, वीर मैं ना तब से इसे बोल बोल कर थक गई कि नीचे नहीं बैठना, पर ये लड़की मेरी एक बात भी सुने तो ना। अंशु के साथ साथ ये भी बहुत ज़्यादा बदमाश है। रूह और अंश को छोड़कर बाकी सभी रिया की बात से सहमत होते हैं और वीर रूह के एक गाल पर किस करता है। तभी माही वीर के बाजू में बैठता है और अंश को रिया की बाहों से अपनी गोद में लेते हुए आरती से कहता है, मॉम आप ये आलू के पराठे और बूंदी का रायता परी के लिए लाए हैं ना, तो खिला दो इसे।
ये लड़की खाने के मामले में बहुत ज़्यादा केयरलेस है। तभी आरती उसे वो आलू के पराठे खिलाती है, पर रो कोई ना कोई बहाने ढूंढती है खाने से बचने के लिए, पर वो सभी डांट फटकार कर रो को बड़ी मुश्किल से एक पराठा खिला देते हैं। इस वक्त रो का मुंह फुला हुआ होता है और तभी उसे यूं नाराज देखकर वीर रो को अपने एक थाई पर बिठाता है, जिसकी वजह से रो का चेहरा अभी वीर के आगे होता है। रिया और पंखू भी वही एक बड़े सोफे पर बैठ जाती है और रो को ऐसे देख थोड़ा परेशान हो जाती है। तभी वीर रो के एक गाल को धीरे से पकड़ते हुए उससे कहता है, प्रिंसेस आप मुझे एक बात बताओ बेटा कि आपको खाने से इतनी दुश्मनी क्यों है और आप खाने का नाम सुनते ही हमेशा उससे दूर क्यों भागते हो। आपके मम्मा पापा भैया भाभी भी आपकी यही एक कंप्लेंट करते हैं कि आप खाना ही नहीं खाते, ऐसे से कैसे चलेगा बेटा। अच्छा आपको पता है आपसे ज़्यादा तो अंशु खाना खाता है, उसे हर एक 1.5 घंटे के बीच में उसके मम्मा की फीडी चाहिए होती है और यहाँ आप देखो इतने समझदार और गुड बेबी होने के बावजूद किसी गंदे बच्चे जैसे बिहेव करते हो। ये तो बहुत गलत बात है ना परी। तभी रूह वीर की तरफ देखती है और फिर अपनी रोनी रियल वाली शक्ल बनाकर उससे कहती है, पर भाई मुझे सच में भूख नहीं लगती और अगर थोड़ा सा भी मैंने कुछ खा लिया तो अपने आप ही मेरा टमी फूल हो जाता है, पता नहीं कैसे। तभी रूह अपने गले को हल्के से पिंच करते हुए वीर से कहती है, सच्ची भाई मैं आपसे बचने के लिए बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रही। रूह की बातों को सुनकर वो सभी रूह की तरफ देखने लगते हैं और वो लोग इस वक्त रूह के आंखों में सच्चाई देख सकते थे। उसकी आंखों में मासूमियत अभी साफ साफ झलक रही थी। चैप्टर 84 रूह की नौटंकी। तभी रिया एक स्माइल के साथ रूह से कहती है, बेबी चलो मैं आपकी पोनीटेल बना देती हूँ और मेरे पास ना कुछ बहुत प्यारे से हेयर बैंड्स भी है मेरे, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। अगर उसमें से आपको कोई पसंद आ जाए तो आप उसे ले सकते हो। हेयर बैंड्स का नाम सुनते ही रूह की आंखें चमकने लगती है और वो वीर की गोद से नीचे उतरने ही वाली होती है कि तभी वीर रूह को उसकी कमर से नॉट इन अ बैड वे पकड़ते हुए रूह से कहता है, अरे बनी पहले आप पानी तो पिलो फिर जाओ। इतना कहकर वीर रूह को पानी पिलाता है और फिर रूह किसी छोटे बेबी की तरह रिया का हाथ पकड़ते हुए ऊपर उसकी रिया रूम में जाती है। रिया और रूह के जाते ही माही वीर की तरफ देखता है और परेशानी भरी आवाज़ में वीर से कहता है, भाई प्रिंसेस ने अभी जो भी बताया है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, हमें ये सब अरु को बताना होगा। बाबाजी ना करे पर अगर बच्ची को कोई सीरियस और हार्मफुल प्रॉब्लम हुई तो। तभी पंखू बिल्कुल हल्के से चिल्लाते हुए माही से कहती है, नहीं नहीं माही ये क्या बोल रहे हो तुम, मेरी डॉल को कोई भी सीरियस प्रॉब्लम नहीं हो सकती। तभी अचानक से पंखू की नज़र धुंधला जाती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी आरती पंखू के आंसू पोंछते हुए उसे अपने गले से लगाती है और उसके बालों को सहलाते हुए पंखू से कहती है, तुम्हारे साथ साथ हम सब भी यही चाहते हैं और बाबाजी से यही प्रे करते हैं कि ऐसा कुछ भी ना हो। पर बेटा हम ये नहीं भूल सकते ना कि पास्ट में उस बच्ची के साथ क्या क्या हुआ है और उस मासूम ने कितना कुछ झेला है। देखो पंखू आगे चाहे जो भी हो हमें उससे डरना नहीं है और एक बात अरु हमारे पास है और हमें पता है कि वो प्रिंसेस के लिए अपनी जी जान लगा देगा। तो अभी सब कुछ बाबाजी और अरु के भरोसे छोड़ो, अभी बस हमसे जितना हो सके उतना हमें उस बच्ची का पूरा ध्यान रखना है। आरती अपनी बात को बस पूरी ही करती है कि तभी वो सब दरवाजे की तरफ से एक आवाज़ सुनते हैं, क्यों क्या हुआ है प्रिंसेस को। ये आवाज़ सुनते ही सब दरवाजे की तरफ देखते हैं जहां अरु खड़ा होता है और उसके चेहरे पर कुछ परेशानी वाले एक्सप्रेशंस होते हैं। तभी अरु उनकी तरफ आते हुए फिर एक बार उनसे पूछता है, मैं आप सबसे कुछ पूछ रहा हूं ना, बताओ परी ठीक है। तभी वो पूरे हॉल में अपनी नज़रें दौड़ाता है और जब रूह उसे कहीं दिखाई नहीं देती तब वो खुद डर जाता है और अपनी रुआसी आवाज़ में उनसे पूछता है, मेरी बच्ची कहाँ है बोलिए ना। अरु रूह को एक आवाज़ लगाने ही वाला होता है कि तभी वीर उसके मुंह पर अपना हाथ रखते हुए उसे चुप कराता है और उससे कहता है, चुप चिल्ला मत अरु, आप पहले यहाँ बैठ फिर तुझे सब बताते हैं। वीर अरु को अपने और माही के बीच में बिठाता है और फिर उससे कहता है, अरु परी अभी अभी रिया के साथ हमारे रूम में गई है और तू चिंता मत कर वो बिल्कुल ठीक है, पर मुझे तुझे कुछ बताना है जो बच्ची ने हमें अभी थोड़ी देर पहले बताया। इस पर अरु अलर्ट होते हुए वीर से पूछता है, क्या बताया भाई, एनीथिंग सीरियस। तभी वीर अरु को पूरी बात बताता है जिसे सुनकर अरु भी थोड़ा परेशान तो हो जाता है और फिर उनसे कहता है, भाई आप लोग चिंता मत करो, मैं देखता हूँ कि क्या प्रॉब्लम है बेबी के साथ, पर अभी मुझे आप सबको एक बहुत ही ज़रूरी बात बतानी है और वो है अबाउट जैक। जैक का नाम सुनते ही सबकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। तभी माही अरु से पूछता है, जैक जो तेरा सबसे बड़ा दुश्मन है, पर वो तो अमेरिका में था ना अरु। तभी अरु बिना किसी इमोशन के बिल्कुल प्लेन आवाज़ में माही से कहता है, हाँ भाई वो अमेरिका में था पर शायद अभी उसकी मौत उसको यहाँ इंडिया में खींच कर लाई है। पता है इस बार उसने किसे अपना निशाना बनाया है, मुझसे अपना बदला लेने के लिए। वो सब अरु की तरफ सवालिया नज़रों से देखते हैं। तभी अरु उनको बताता है, मेरी बच्ची, मेरी रूही को। अरु की बात सुनते ही जैसे उनके पैरों तले की जमीन ही सरक जाती है। तभी पंखू अपने सदमे से बाहर आती है और अपनी कांपती हुए आवाज़ में अरु से कहती है, रूही को क्यों, वो क्या कोई खिलौना है जिसका मन करे उसे अपना बदला लेने के लिए यूज़ कर लिया। अरे यार जब देखो तब कोई ना कोई मुसीबत उस बच्ची के सिर पर तलवार की तरह लटकी ही रहती है।
उसे किसी नॉर्मल बच्चे की तरह अपनी लाइफ जीने का हक नहीं है क्या? तभी अरु अपनी जगह से उठकर पंखू के पास आता है और उसका हाथ पकड़ते हुए उससे कहता है, भाभी मेरा यकीन करिए, मैं उस पर एक आंच तक नहीं आने दूंगा और आप भूल गए कि आपका ये अरु आपका बेबी होने के साथ साथ हम भी है। मैंने अपनी पूरी ताकत लगा देनी है परी को बचाने में और जब तक वो जैक इंडिया में है तब तक प्रिंसेस यही रहेगी। मैंने पार्थ भाई से बात करके उनकी परमिशन ले ली है। तभी वीर अरु से कहता है, ये तूने अच्छा किया अरु, और यहाँ हम सब है प्रिंसेस के लिए केएम में सिर्फ वो चारों कैसे करते। वैसे तूने परी को तेरे होने के राज के बारे में बताने का क्या फैसला किया है? तू बताएगा उसे? इस पर अरु अपना सिर हिलाते हुए हाँ में जवाब देता है कि तभी रोहिया के साथ नीचे आते हुए अपनी ही धुन में सबसे कहती है, देखो मैंने कितना प्यारा है बैंड लगाया है। पहले रोह का ध्यान अरु पर बिल्कुल नहीं होता, बट जैसे ही उसका ध्यान अरु पर जाता है वो अपनी जगह पर उछलने लगती है, जिसे देखकर सब घबरा जाते हैं और अरु की तो जैसे सांसें रुक सी जाती है कि उनकी रोह उछलते हुए सीढ़ियों से नीचे आने लगती है। तभी अरु अपनी जगह पर से ही रोह की तरफ देख उस पर जोरों से चिल्लाता है, वही रुकिए रोह, अगर आप ऐसे रैबिट की तरह कुत्ते हुए आए ना परी तो मेरी ये बात याद रखिए कि मैं आपके उन्हीं दो पैरों को बांध दूंगा। तो अभी बिना किसी उछल कूद के अच्छे बच्चे की तरह चुपचाप नीचे आओ। अरु की ऐसी सख्त आवाज़ सुनकर रोह किसी बिल्ली के बच्चे की तरह अपना डरा हुआ फेस बनाती है और फिर धीरे धीरे से और एक एक करके सारी सीढ़ियाँ उतरती है। रोह इस वक्त सच में एक बहुत प्यारी सी किटन की तरह ही लग रही थी। रोह ने अभी बेबी पिंक कलर की क्रॉप टॉप के साथ वाइट कलर की शॉर्ट स्कर्ट पहनी थी जो रोह के घुटनों से थोड़ी ऊपर तक आ रही थी। अभी रिया ने रोह के बालों में बहुत अच्छी हेयर स्टाइल बना दी थी और साथ में रोह ने बनी वाला हेयर बैंड लगाया था जिसमें वो बहुत ही क्यूट दिख रही थी। रोह चुपचाप से अरु के आगे आकर खड़ी हो जाती है और अरु उसे ही देख रहा होता है। तभी अरु अपनी दोनों आईब्रो को साथ में जोड़ते हुए अपनी थोड़ी कोल्ड वॉइस में रोह से पूछता है, ये मैंने क्या सुना आपके बारे में? रोह कंफ्यूज होकर अरु की तरफ ही देखती है। तभी अरु रोह को अपनी गोद में बिठाते हुए बड़े प्यार से उससे पूछता है, आपका टमी पेन करता है खाना खाते वक्त? रोह बिना कुछ बोले सिर्फ अपना सिर हिलाती है। तभी अरु रोह के माथे पर किस करते हुए उससे कहता है, तो ये आपने मुझे बताया क्यों नहीं बेटा? आपको बताना चाहिए था ना, अगर आगे वो पेन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो। इस पर रोह अपने कान पकड़ते हुए बड़ी ही मासूमियत में अरु से कहती है, मैं सॉरी हूँ अरु, प्लीज़ अब डांटो नहीं। तभी अचानक से उसे सुबह की बात याद आती है और वो अरु की तरफ देख उसे घूरने लगती है। रोह को खुद को यूं घूरते हुए देख अरु उससे पूछता है, अरे मैंने तो अभी आपसे प्यार से बात की ना, तो आप ये ऐसे मुझे घूर क्यों रहे हो? मुझे ऐसे मत देखिए मेरी जान, ऐसे तो आप और भी ज़्यादा मेरे प्यार में पड़ जाओगे। अरु का ड्रामेटिकल डायलॉग सुनकर सब हंसने लगते हैं और उनको ऐसे हंसता देख रोह उन सबको भी घूरती है, जिससे वो सब झट से अपनी हंसी बंद करते हैं। तभी रोह बड़ी ही एटीट्यूड से अपने दोनों हाथों को बांध लेती है और आगे की तरफ, अरु की तरफ नहीं देख अरु से कहती है, मैं आपसे बहुत बहुत ज़्यादा गुस्सा हूँ अरु, और मैं इस बार ना आपकी कोई बात भी नहीं सुनूंगी। इतना कहकर रोह अपने कानों को अपने हाथों से ढक लेती है। अरु ने रोह को अपने एक थाई पर बिठाया था, जिसकी वजह से रोह का चेहरा अरु के चेहरे के बिल्कुल आगे था। रोह की ये हरकत देख वीर हंसते हुए अरु से पूछता है, अब क्या किया तूने? कहीं तूने फिर से किसी बात के लिए प्रिंसेस को डांटा तो नहीं ना? वीर का सवाल सुनते ही अरु अपने एक हाथ से अपना सिर पकड़ लेता है, तो वही अरु का दूसरा हाथ रोह की नेकेड कमर पर होता है जो रोह को टाइट पकड़े हुए था। तभी अरु सबसे पहले रोह की तरफ देखता है जो अभी भी अपने कानों को कवर करते हुए अपना मुंह फुलाए बैठी हुई थी। रोह की तरफ देखने के बाद अरु वीर की तरफ देखते हुए उसे बताता है, भाई सुबह सुबह इस मैडम ने आइसक्रीम की डिमांड की, वो भी एक नहीं दो। अब आप ही बताओ कि मैं कैसे मान जाता? अभी भी थोड़ी थोड़ी ठंड है और उस पर इस लड़की की बॉडी इतनी कमज़ोर हो चुकी है कि हल्के से सर्दी जुकाम से कब वो ज़्यादा सीरियस हो जाएगा कुछ पता नहीं चलेगा। तो अभी आप ही बोलो, ऐसे में क्या मुझे इसकी बात मानकर इसे आइसक्रीम देनी चाहिए थी? अरु की सफाई सुनते ही वो सब भी अरु की बात से सहमत होते हैं। तभी रोह अपने कानों पर से हाथ हटाते हुए अरु से कहती है, अरे तो मैं उसे सुबह नहीं खाने वाली थी ना? अभी देखो सिर्फ 10 ही बज रहे हैं और कितनी ज़्यादा धूप हो गई है बाहर, तो अभी मैं खा सकती थी ना, पर आपने तो लाई ही नहीं। आप बुरे हो, मुझे नहीं बात करनी आपसे। तभी अरु रोह को समझाने की कोशिश करते हुए उससे कहता है, बेटा सुनिए मेरी। पर अरु की बात को बीच में ही काटते हुए रोह फिर से अपने कान बंद करके उससे कहती है, मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा, मैं अभी बहरी हो चुकी हूँ। अरु रोह से बात करने की लाख कोशिश करता है पर वो अपना एक ही नारा बोलकर अरु को बताती है कि वो इस वक्त बहरी हो चुकी है। अरु और रोह को ऐसे देखकर वो सभी बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी कंट्रोल करते हैं। इधर जब रोह अरु की एक भी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं होती और अरु के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं होता, तभी अरु जानबूझकर अपनी ऊंची तेज आवाज़ में वीर से कहता है, अरे यार भाई, मुझे तो प्रिंसेस को उसकी आइसक्रीम के बारे में कुछ बताना था, पर यहाँ ये तो कुछ सुनने के लिए रेडी ही नहीं है। खैर जाने दो, छोड़ो। अरु के मुंह से आइसक्रीम का नाम सुनते ही रोह अपने कानों पर से उसके हाथों को हटाते हुए बहुत ही स्वीट आवाज़ में अरु से पूछती है, क्या बताना था आपको? अरु बताओ ना, देखो मैं तो सुन रही हूँ ना आपकी बात।
अरु जब रो की तरफ देखता है वो अपनी बहुत ही भोली सी शक्ल बना लेती है, जिसे देखकर अरु उसकी नाक खींचता है, जिससे रो की आओ वाली आवाज़ निकलती है और फिर अरु रो के गाल पर किस करते हुए उससे कहता है, सच में बहुत ज़्यादा शैतान हो आप बच्चे। अपनी जिद कैसे पूरी करवानी है वो बहुत अच्छे से जानते हो आप। इस पर रो किसी डॉल की तरह अपनी पलकों को बार बार झपकाते हुए अरु से कहती है, वो तो मैं आपका बेबी हूं ना, इसीलिए मुझे पता है हे। पर अभी आप बोलो ना कि आप मुझे आइसक्रीम के बारे में क्या बताने वाले थे। चैप्टर 85 अरु और रो का आइसक्रीम वाला प्यार और हॉट रोमांस। तभी अरु रो की नाक को धीरे से खींचते हुए उससे कहता है, परी मैंने आइसक्रीम के लिए इसीलिए मना किया था क्योंकि फ्रीज में पहले से ही ढेर सारी आइसक्रीम पड़ी हुई है, ऐसे में मैं और आइसक्रीम क्यों लेकर आओ। तभी रो अपनी आंखों को बड़ा करते हुए अरु से पूछती है, क्या सच्ची फ्रीज में आइसक्रीम थी? पर मुझे तो पता ही नहीं। तभी रिया भी अरु की तरफ देख उससे पूछती है, हाँ अरु तुमने फ्रीज में आइसक्रीम कब रखी? मैंने तो कल मॉर्निंग को ही देखा तो नहीं थी। तभी अरु हंसते हुए रिया से कहता है, भाभी वो मैंने हिलाकर रखी थी और आपको बताना भूल गया, सॉरी। रिया अपना सिर हिलाती है और अरु रो की तरफ देख उसके एक गाल को खींचते हुए उससे कहता है, मैंने आपको इसीलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे पता था कि आइसक्रीम का नाम सुनते ही आप कैसे पागल हो जाते हो, ऐसे में आप पूरा का पूरा टब ही खा जाते तो फिर मैं क्या करता। अभी जब आपको पता है कि घर में ऑलरेडी आइसक्रीम पड़ी है तो आप सबसे पहले मुझे प्रॉमिस करिए कि आप मुझे बिना बताए आइसक्रीम को हाथ भी नहीं लगाओगे, तभी मैं आपको वो खाने दूंगा। तो बोलिए आपको डील मंजूर है? रो पहले तो अपना सड़ा हुआ मुंह बनाती है पर फिर अपनी आइसक्रीम के लिए अरु की तरफ देख उससे कहती है, ओके मुझे ये डील मंजूर है पर अभी मुझे आइसक्रीम दो। रो की बच्चों वाली हरकतें देख अरु हंसते हुए उससे कहता है, ओके बाबा रुको। तभी अरु रिया की तरफ देख उससे कहता है, भाभी ये नहीं मानेगी तो आप थोड़ी सी आइसक्रीम निकाल कर दो, मैं इसे दे देता हूँ और मुझे परी से जो भी जरूरी बात करनी है वो भी कर लूँगा। अरु की बात को समझते हुए रिया किचन में जाकर फ्रीज में पड़ी आइसक्रीम को एक बाउल में निकालती है और फिर बाहर आकर उस बाउल को अरु के हाथ में दे देती है। जब रो उस बाउल की तरफ देखती है तब फिर से उसका मुंह बन जाता है और वो अरु से कहती है, इतनी सी आइसक्रीम से मेरा क्या होगा, मुझे और थोड़ी सी चाहिए ना अरु। तभी अरु रो को घूरते हुए उससे कहता है, ये इतनी सी नहीं बहुत सारी है परी, अब अगर आपने ज़्यादा मांगी ना तो मैंने ये भी वापस रखवा देनी है, तो अभी जितनी मिली है ना उसमें ही खुश रहो। रो ओके कहते हुए अपनी एक उंगली उस बाउल में डालती है और उसमें थोड़ी आइसक्रीम लेकर खाती है। तभी अरु रो का हाथ पकड़ते हुए प्यारे से उससे कहता है, आप ये रूम में चलकर खाना बच्चे, और मुझे आपसे कुछ जरूरी बात भी करनी है तो चले। इस पर रो झट से अपनी एक उंगली अरु की तरफ दिखाते हुए उससे कहती है, पर मैं सबसे पहले आइसक्रीम खाऊंगी और फिर आपको जो बात मुझे बतानी है वो बता देना। तभी अरु रो की गाल पर किस करते हुए उससे कहता है, हाँ मेरी जान जैसा आप कहो, अभी चले। रो अपना सिर ऊपर नीचे हिलाती है और तभी अरु रो को वो आइसक्रीम का बाउल पकड़ाते हुए उससे कहता है, आप ये बाउल पकड़ो और गिराना नहीं। इतना कहकर अरु रो को अपनी बाहों में उठा लेता है और फिर ऊपर उसके रूम की तरफ चला जाता है। रूम में आते ही अरु रो को बेड पर बिठाता है और खुद जाकर अपने रूम का दरवाजा बंद करता है। तभी रो आइसक्रीम की तरफ देखते हुए अपनी प्यारी सी आवाज़ में अरु से पूछती है, अरु अभी क्या मैं ये आइसक्रीम खा लूँ? इस पर अरु सिर्फ उसे हाँ में जवाब देता है और अरु की परमिशन मिलते ही रो किसी छोटे बच्चे की तरह अपनी एक उंगली से आइसक्रीम खाने लगती है। रो आइसक्रीम खाते खाते आधी आइसक्रीम अपने कपड़ों को खिला देती है तो आधी आइसक्रीम अपने फेस को, यहाँ तक कि उसके हाथ भी गंदे हो जाते हैं, पर रो अपनी ही दुनिया में इतनी खोई हुई रहती है कि उसे कोई भी होश नहीं रहता। इस वक्त अरु एक दीवार की सपोर्ट से खड़े होकर बस रो को ही देख रहा होता है और रो को ऐसे देख उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान होती है। जब रो की आइसक्रीम खत्म हो जाती है तभी जाकर उसे होश आता है और वो अपने हाथों की तरफ देखती है जो अभी आइसक्रीम से पूरे कवर थे। अपने हाथों को देख रो अपना क्यूट सा फेस बनाती है और फिर खुद से कहती है, अरे यार मेरे हाथ तो आइसक्रीम से पूरे गंदे हो गए। तभी उसका ध्यान उसके कपड़ों पर भी जाता है और वो रोती हुई शक्ल बनाते हुए कहती है, और मेरे कपड़े भी, अब मैं क्या करूंगी। रो की खुद के लिए शिकायतें सुनकर अरु को हंसी आती है और वो रो की तरफ आकर उसके पास बैठता है। जब रो की नज़र अरु पर पड़ती है तभी उसे ये एहसास होता है कि उसने वो सारी आइसक्रीम खुद अकेले ही खा ली और अरु के लिए कुछ रखी ही नहीं। इस पर रो अरु की तरफ देख अपनी उदासी भरी आवाज़ में अरु से कहती है, अरु आई एम सॉरी, मैं बहुत बैड हूं ना, देखो मैंने आपके लिए थोड़ी सी भी आइसक्रीम नहीं छोड़ी। तभी अरु हंसते हुए रो से कहता है, कोई बात नहीं बेबी, और किसने कहा कि आपने अरु के लिए आइसक्रीम नहीं छोड़ी। अरु की बात सुनकर रो कंफ्यूज होती है। तभी अरु अपनी नॉटी और सेडक्टिव वॉइस में रो से कहता है, अभी देखो कैसे मैं आपसे अपनी आइसक्रीम लेता हूँ। इतना कहकर अरु रो का एक हाथ पकड़ता है जिसमें आइसक्रीम लगी हुई थी और फिर बिना कोई देरी किए उस आइसक्रीम को रो की हाथ और उंगलियों से लिक करने लगता है। अरु की ये हरकत देख रो अंदर से कांप जाती है और उसे एक अजीब पर बहुत ही प्यारी सी फीलिंग आने लगती है। अरु एक एक करके रो के दोनों हाथों की आइसक्रीम लिक करता है और साथ में उसके हाथों पर सेंशुअली किस भी करता है।
हाथों के बाद अरू रो के होठों पर लगी आइसक्रीम की तरफ देखता है और अगले ही पल वो वहां पर लगी सारी आइसक्रीम भी खा लेता है। सारी आइसक्रीम साफ करने के बाद अरू रो की तरफ देखता है और फिर उसके सॉफ्ट से होठों पर अपने होंठ रखकर उसे किस करने लगता है। किस करते वक्त अरू रो को खींचकर अपनी गोद में बिठा देता है और फिर धीरे से वो अपना एक हाथ रो की टांगों को छूते हुए ऊपर की तरफ बढ़ाता है और ऐसे ही अरू का हाथ रो की शॉर्ट स्कर्ट के अंदर उसकी थाई पर चलने लगता है। इस वक्त अरू रो को बहुत वाइल्डली किस कर रहा था और रो भी अरू का साथ दे रही थी। उनकी किस लगभग 20 मिनट तक चलती है और फिर अरू रो की कॉलरबोन को सक करने लगता है तो वही लंबी लंबी सांसें ले रही होती है जिसकी वजह से रो की चेस्ट तेजी से ऊपर नीचे होने लगती है। तभी अरू अपने हाथ को रो की थाई से हटाकर उसे रो की क्रॉप टॉप में डाल देता है और फिर धीरे धीरे उसकी कमर और पेट को छूते हुए ऊपर की तरफ लेकर जाता है। अरू अभी भी रो के कॉलरबोन को सक कर रहा था और तभी उसने अपने एक हाथ को रो की ब्रेस्ट पर रखकर उसे प्रेस करना शुरू कर दिया। अरू के प्यार भरे टॉर्चर की वजह से रो के मुंह से हल्की सी आवाज़ें निकलती है जिसकी वजह से अरू खुद को रोक नहीं पाता और अगले ही पल वो रो का क्रॉप टॉप निकालकर जमीन पर फेंक देता है और रो के कंधे पर किस करने लगता है। रो के कंधे पर अपने होंठ चलाते हुए वो उसकी पीठ तक आ जाता है और फिर उसकी ब्रा भी निकाल देता है जिसकी वजह से अभी रो की ऊपरी बॉडी पूरी तरह से नेकेड थी। अरू रो की पीठ पर किस करता है और वहाँ कुछ बाइट भी करता है जिसकी वजह से रो की हल्की सी चीख निकलती है। रो की चीख सुनते ही अरू और भी ज़्यादा एक्साइटेड और वाइल्ड होने लगता है और वो एक झटके में रो को धीरे से बेड पर धकेल देता है और खुद उसके ऊपर आकर उसकी एक ब्रेस्ट को सक करने लगता है तो वही दूसरे को अपने हाथ से प्रेस करने लगता है। अरू के इन टॉर्चर की वजह से अभी रो की हिम्मत जवाब देने लगी थी। तभी रो अपनी कांपती हुई आवाज़ में अरू से कहती है, अरू आई नीड योर प्लीज़। रो की बात सुनते ही अरू रुक जाता है और फिर वो रो के माथे पर किस करते हुए उससे पूछता है, आयो शो बच्चे। क्योंकि अगर एक बार मैं स्टार्ट हो गया तो मेरे लिए रुकना मुश्किल होगा तो पहले आप सोच लीजिए। अपनी वाइल्डनेस में मैं आपको हर्ट भी कर सकता हूँ बेबी जो मैं नहीं चाहता। तभी अरू की बात को काटते हुए रूह उससे कहती है, डू इट। मुझे पता है आप कुछ भी गलत नहीं करोगे और मुझे तकलीफ भी नहीं पहुंचाओगे पर अगर ऐसा हो गया तो कोई बात नहीं आप तो मेरे साथ ही रहोगे ना टू हील मी। अरू रूह की तरफ देखते हुए सिर्फ अपना सिर हिलाता है। तभी रूह एक छोटी सी स्माइल के साथ उससे कहती है, तो प्लीज़ इट्स योर बेबीज विश। तभी अरू रो के सिर से अपने सिर को जोड़ते हुए उससे कहता है, योर विश इज़ माई कमांड प्रिंसेस। इतना कहकर अरू रो के ऊपर से उठाता है और अगले ही पल अरू अपने कपड़ों के साथ साथ रो के बचे हुए कपड़े भी उतार देता है और खुद रो के ऊपर आकर उन दोनों को एक बेडशीट में कवर कर लेता है। अरू सबसे पहले रो के माथे पर किस करता है और फिर उसके एक गाल को अपने अंगूठे से रब करते हुए उससे कहता है, आई विल ट्राई टू बी जेंटल जान बट आप सांस लेना और अपनी बॉडी को होल्ड करके नहीं रखना ओके। अरू की बात सुनकर रूह अपना सिर हिलाती है तभी अरू उसके होंठों पर किस करते हुए एक ही झटके में खुद को पूरी तरह से रूह की बॉडी में इंटर कर देता है। अरू ने पहले से ही रूह के होंठों को किस करते हुए ब्लॉक करके रखा था जिसकी वजह से रूह की चीख तो नहीं निकलती पर उसकी आंखों से मोटे मोटे आंसू जरूर बहने लगते हैं। अरू रूह के आंसू पोंछते हुए अपना सिर नामे हिलाता है और थोड़ी देर बाद मूवमेंट करना शुरू करता है। थोड़ी देर की तकलीफ के बाद रूह भी कंफर्टेबल होती है और वो दोनों एक दूसरे के प्यार में खो जाते हैं। अरू पूरे 4 घंटों तक रो को बेतहाशा प्यार करता है और रो भी अरू के प्यार में पूरी तरह से डूबी हुई होती है। 4 घंटों बाद इस वक्त रो अरू के ऊपर लेटी हुई थी और उसका सिर अरू के धड़कते हुए सीने पर होता है। तो वही अरू रो के सॉफ्ट और सिल्की पर बिखरे हुए बालों से खेल रहा था जो उसने लव मेकिंग के दौरान खोल दिए थे। अभी भी वो दोनों नेकेड थे और उनकी बॉडी एक सॉफ्ट बेडशीट से ढकी हुई थी। तभी अरू रो के माथे पर किस करते हुए अपनी भारी आवाज़ में उससे कहता है, मुझे ये बात बहुत अच्छे से पता है कि मैंने आज भी आपको तकलीफ दी है। भले ही आप मुझे बुरा और गिल्टी फील ना कराने के लिए ये बात मुझसे छिपाओ बट मैं इतना भी बेवकूफ़ नहीं हूँ परी कि इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकता हूँ। मैं आपको हर्ट करना नहीं चाहता बट कर देता हूँ और उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी बेबी। अरू की बात को सुनकर रूह अपना चेहरा उसके सीने से निकाल करके अरू के चेहरे की तरफ देखती है और तभी उसे अरू की आंखों में खुद के लिए बहुत सारी केयर और प्यार नजर आता है। चैप्टर 86 अरू ने बताया रूह को अपने माफिया किंग होने का सच। तभी रूह थोड़ा ऊपर की तरफ शिफ्ट होकर अरू की नाक पर और उसके नेचुरली पिंक होंठों पर किस करती है और अरू के निचले होंठ पर मौजूद उस छोटे से तिल को देखते हुए रूह अरू से कहती है, ये तिल कितना प्यारा लगता है ना आपके इन पिंक पिंक लिप्स पर, आई लव द स्मॉल। रूह की बात सुनकर अरू अपनी सेक्सी वॉइस में रूह से पूछता है, अच्छा जी आपको मेरा मोल पसंद है और इस बंदे अरू का क्या हा? आपको ये मोल वाला इंसान नहीं पसंद? इतना कहकर अरू रूह की एक होंठ को धीरे से बाइट करता है जिसकी वजह से रूह की हल्की सी चीख निकल जाती है। तभी रूह अपना क्यूट सा मुंह बनाते हुए अरू से कहती है, आप मुझे बाइट क्यों कर रहे हो? आपने बाइट कर करके मेरी पूरी बॉडी पर मार्क बना दिए है, अगर किसी ने देखा तो क्या बोलेंगे मुझे? तभी अरू एक नॉटी स्माइल के साथ रूह से कहता है, डोंट वरी मेरी जान।
मैंने जितने भी बाइट आपको दिए हैं उसके मार्क मेरे और आपके अलावा कोई दूसरा देख ही नहीं पाएगा, सो चिल। और वैसे भी मैं नहीं चाहता कि मेरे प्यार की निशानी हम दोनों के अलावा कोई तीसरा शख्स देखे, फिर वो चाहे हमारे फैमिली में से ही कोई क्यों ना हो। अरु की ये पजेसिवनेस भरी बातों को सुनते हुए रूह उससे कहती है, ओके मैं ध्यान रखूंगी अरु। अच्छा अब आप मुझे बताइए जो आपको बताना था। तभी अरु को वो सब कुछ याद आता है और उसके फेस के एक्सप्रेशन चेंज होकर एकदम कोल्ड हो जाते हैं। तभी अरु रूह की तरफ देखते हुए उससे कहता है, हाँ आपने बिल्कुल ठीक कहा, मुझे आपको कुछ बताना है परी। मुझे आपको मेरा सच, मेरी असली पहचान बतानी है। अरु की बात सुनकर रूह अपने भोलेपन में अरु से पूछती है, आपकी असली पहचान मतलब? आप अभी असली नहीं हो? रूह का सवाल सुनकर एक पल के लिए तो अरु को हंसी आ जाती है। तभी अरु रूह के चेहरे को अपने हाथों में थामते हुए उससे कहता है, नहीं मेरी जान मैं असली ही हूं, पर इसके अलावा मेरी एक और आइडेंटिटी भी है जो आपसे छिपी हुई है, पर अभी शायद यही सही वक्त है आपको मेरी उस आइडेंटिटी से मिलाने का। अच्छा प्रिंसेस, आप मुझे एक बात बताइए कि आपने इन 5-6 सालों में कभी एक बार भी के बारे में सुना है? तभी रूह अपने दिमाग पर थोड़ा जोर देते हुए सोचने लगती है और फिर जब उसे कुछ याद आ जाता है तब वो अरु की तरफ देख उससे कहती है, हाँ मैंने एक बार ना उनके बारे में टीवी में देखा था। तभी अरु रूह की तरफ बिना अपनी पलकों को झपकाए हुए देखता है और उससे पूछता है, आपको पता है बेटा कि वो कौन है और क्या करते हैं? इस पर रूह झट से अरु को बताती है, हाँ मैंने न्यूज में देखा था और मुझे पता है कि अमना बहुत बहुत बड़े अंडरवर्ल्ड माफिया के किंग है और पूरी दुनिया उनके नाम से ही डरती है। तभी अरु रूह के नकल्स को सहलाते हुए उससे पूछता है, ओके के बारे में आपको तो पता है, पर कभी आपने उनको देखा? इस पर रूह झट से अपना सिर ना में हिलाती है। तभी अरु रूह से आगे कहता है, अच्छा अभी आप मुझे एक बात बताइए, जैसा आपको पता है कि मुझसे भी सभी डरते हैं तो ऐसा क्यों? तभी रूह थोड़ा सा सोचती है और फिर अरु की तरफ देखते हुए उससे कहती है, अरे वो तो इसीलिए ना क्योंकि आप भी तो बहुत स्ट्रॉन्ग और पावरफुल हो तो सब आपसे डरते हैं। इस पर अरु हंसते हुए रूह से कहता है, हाँ ये भी सही है बेबी, अगर आपके आगे कभी आ जाए तो आप क्या करोगे? तभी रूह अरु को कंफ्यूज लुक देती है जिसे देखकर अरु आगे रूह से कहता है, क्योंकि मैं उनको पर्सनली जानता हूँ। अरु की बात को सुनकर रूह अरु की तरफ देखने लगती है और फिर उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आती है और वो किसी बच्चे की तरह चाहते हुए अरु से कहती है, क्या आप जानते हो उन्हें? अरु प्लीज़ मुझे भी मिलना है ना, हमसे आप मुझे ले चलो ना। रूह के ऐसे एक्सप्रेशन और उसकी एक्साइटमेंट को देखकर अरु की आंखें फटी की फटी ही रह जाती है। तभी वो अपने शॉकिंग जोन से बाहर आते हुए रूह से पूछता है, बाबू आपको डर नहीं लग रहा उनसे, मतलब ही इज़ वेरी मच डेंजरस? इस पर रूह अरु से कहती है, नहीं भले ही वो कितने भी डेंजरस क्यों ना हो, पर मुझे उनसे मिलना है और फिर ना उनसे फ्रेंडशिप भी करनी है क्योंकि आई लव माफिया पीपल्स। अगर वो मेरे फ्रेंड बनेंगे तो मुझे कोई भी परेशान करने की हिम्मत ही नहीं करेगा। इस पर अरु थोड़ी रुड आवाज़ में रूह से कहता है, वैसे आपको अभी भी कोई परेशान नहीं करता, बट डज यू रियली लव हिम मोर देन मी बच्चे? अरु की बात को सुनकर रूह को रियलाइज्ड होता है और उसे ऐसे लगता है कि उसने अरु को हट कर दिया, जबकि अरु खुद उसके मज़े लेने के मूड में होता है। अगले ही पल रूह की प्यारी सी आंखों में आंसू आ जाते हैं जिसे देखकर अरु को पछतावा होने लगता है। इससे पहले कि अरु उसे कुछ बताता रूह रोते हुए अरु से कहती है, नहीं मेरा मतलब वो नहीं था अरु, आप प्लीज़ ऐसे मत बोलो। मैं तो बस हमको अपना फ्रेंड बनाना चाहती थी, पर आपको अच्छा नहीं लग रहा तो मैं फिर से उनका नाम भी नहीं लूंगी, आई एम सॉरी। रूह की बात पूरी होते ही अरु उसे अपनी बाहों में ले लेता है और उसकी बैक को रब करते हुए उससे कहता है, शांत हो जाइए बेबी, मैं तो बस आपसे मस्ती कर रहा था, पर आपने तो रो दिया बेटा। आपको रुलाने के लिए अरु भी सॉरी है। अच्छा तो आपको हमसे फ्रेंडशिप करनी है, पर सिर्फ फ्रेंडशिप ही क्यों, आप तो उसके साथ बहुत कुछ कर सकते हो। अरु की बात रूह को कुछ समझ में नहीं आती जिसे देखकर अरु हंसता है और रूह के माथे पर किस करते हुए उससे कहता है, अरे मेरा बेटा कंफ्यूज हो गया, कोई बात नहीं मैं समझाता हूँ ना आपको। तो जान अभी मैं आपको जो भी बताऊँ उसे आप ध्यान से सुनिए, ठीक है? रूह झट से अपना सिर हाँ में हिलाती है और तभी अरु उससे कहता है, परी ये जो हम है ना वो कोई और नहीं आपके अरु ही है, मतलब मैं। अरु की बात सुनते ही रूह की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और तभी रूह अरु से कहती है, आप सच में हो अरु? इस पर अरु रूह का एक गाल पकड़ते हुए उससे कहता है, हाँ प्रिंसेस मैं ही हूँ, मीन्स आहंग मल्होत्रा। सब लोग मेरी सच्चाई जानते हैं और इसीलिए लोग मुझे डेविल या फिर हैवान भी बुलाते हैं क्योंकि मैं हूँ ही वैसा। जब मुझे गुस्सा आता है तब मैं खुद को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाता और सब कुछ बर्बाद कर देता हूँ। मैं बहुत बुरा हूँ, बहुत ज़्यादा। क्या आप मेरा सच जानने के बाद भी मेरे साथ रहोगे? ये सवाल पूछते वक्त अरु की आंखों में एक दर्द था जो रूह देख पा रही थी। तभी रूह अरु के गाल पर किस करते हुए उससे कहती है, अरु आप मुझे एक बात बताओ, क्या आपके सिर पर कोई चोट लगी है जो आप ये उल्टी सीधी बात कर रहे हो? मतलब मैं आपको क्यों छोड़कर जाऊंगी क्योंकि आप माफिया किंग हो इसीलिए? अरु बिना कुछ बोले बस रूह की तरफ ही देख रहा था। तभी रूह उसके गले से लगकर उससे कहती है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या हो या फिर बाहर वालों के साथ कैसे हो,
पर मुझे एक बात बहुत अच्छे से पता है कि आप जैसे भी हो ना सिर्फ मेरे हो और मेरे अरु को ना ही मैं कभी छोड़कर जाऊंगी और ना ही किसी के साथ शेयर करूंगी। रो की बात सुनकर अरु दिल से बहुत खुश होता है और रो को कसकर पकड़ते हुए उससे कहता है, हाँ ये सिर्फ आपके ही है और रहेंगे मेरी जान। अभी आप मेरी और एक बात पर ध्यान दो बेटा कि अब से आप यही मेरे साथ मल्होत्रा हाउस में ही रहोगे जब तक मैं ना कहूँ तब तक। और हाँ, अगर किसी भी बाहर वाले ने या फिर किसी स्ट्रेंजर ने आपको तंग किया ना तो बिल्कुल भी डरना या घबराना नहीं, क्योंकि आप मेरी शेरनी हो और आपको खुद को प्रोटेक्ट करना होगा ना। तभी रूह अपना सिर हाँ में हिलाते हुए अरु से बहुत ही एक्साइटेड होकर पूछती है, अरु मुझे भी आपकी तरह माफिया किंग। तभी अपनी बात को रियलाइज करते हुए रूह अपने दांतों तले जीभ दबाती है और फिर अपने आप से ही कहती है, ओप्स किंग तो लड़के होते हैं और मैं एक लड़की हूं तो मैं किंग नहीं क्वीन बनूंगी। हाँ। तभी रूह अरु की तरफ देखकर उससे कहती है, मुझे माफिया क्वीन बनना है। रूह की क्यूट सी बातें सुनकर अरु को बहुत हंसी आती है तो वो हंसते हुए रूह के गाल खींचता है और उससे कहता है, ओ गॉड आप इतने क्यूट कैसे हो सकते हो यार। तभी रूह अपनी नाक फुलाते हुए अरु से कहती है, मैं क्या जोकर हूँ जो सबको हंसाते रहती हूँ। जब देखो तब सब मेरा मजाक उड़ाते हैं और अभी आप भी। रूह की शिकायत सुनकर अरु अपनी आईब्रो ऊपर चढ़ाते हुए रूह से पूछता है, किसमें इतनी हिम्मत है जो हम के बेबी पर हंसे और उसका मजाक उड़ाए। आप सिर्फ उस बंदे का नाम बताओ बच्चे, उस इंसान को इस दुनिया से गायब ना कर दिया तो मैं भी आपका अरु नहीं। अरु की बात सुनकर रूह थोड़ा सोच में पड़ जाती है और अपने मन में खुद से ही कहती है, अगर मैंने सबका नाम बता दिया तो क्या अरु खुद अपनी ही फैमिली को घर से गायब कर देंगे। नहीं नहीं, फिर मैं तो अकेली रह जाऊंगी ना। और जैसा अरु ने कहा कि अभी मैं यही रहूंगी तो मुझे सब लोग चाहिए। अभी अरु भी तो मुझ पे हंस रहे थे ना, तो वो खुद को कैसे गायब करेंगे। नहीं नहीं, मैं अरु को नहीं बताऊंगी। हाँ। तभी अरु रूह को उसके कंधे से पकड़कर धीरे से हिलाता है जिससे रूह उसके ख्यालों की दुनिया से रियल दुनिया में वापस आती है और क्लूलेस होकर अरु की तरफ ही देखने लगती है। तभी अरु थोड़ी परेशानी भरी आवाज में रूह से पूछता है, क्या हुआ बेबी और कहाँ खो गए थे आप। इस पर रूह उसे अपनी स्वीट स्माइल देते हुए अरु से कहती है, तो अरु क्या मैं भी माफिया क्वीन बन सकती हूँ ना। तभी रूह के सवाल का जवाब देते हुए अरु उससे कहता है, बच्चे आप तो पहले से ही माफिया क्वीन हो ना। मतलब मैं किंग हूँ और आप मेरी क्वीन है तो हुई ना आप माफिया क्वीन। तभी रूह चिढ़ते हुए अरु से कहती है, अरे वैसी तो मैं हूँ ही बट रियल वाली। इस पर अरु अपनी सख्त आवाज में रूह से कहता है, नहीं बिल्कुल भी नहीं। आपको पता भी है आप क्या बोल रहे हो परी। आपको माफिया अंडरवर्ल्ड ये सब फनी चीजें लगती है जहां आपको मजा आएगा। तभी अरु रूह के गालों को धीरे से अपने हाथों में पकड़ते हुए उससे कहता है, नहीं बेटा ये अंडरवर्ल्ड की दुनिया ना बहुत बुरी होती है, इतनी जितना कि आप कभी सोच भी नहीं सकते। डॉट डॉट मैं खुद इस दुनिया से कोसों दूर रहना चाहता था पर मेरे हालात कुछ ऐसे बन गए जिसकी वजह से मुझे उस दुनिया में अपना कदम रखना पड़ा। पर मैं किसी भी कीमत में आपको उस दलदल में नहीं जाने दूंगा। आप बच्चे हो अभी और मैं नहीं चाहता कि आप मेरे जैसे बनो। आपकी दुनिया बहुत अलग है बेटा, जिसमें सिर्फ प्यार और प्यार ही है, पर उसमें प्यार के बदले नफरत और ना जाने क्या क्या आपको देखने मिलेगा। और तो और आपकी मासूमियत आपसे छीन जाएगी और मैं ये नहीं होने दे सकता। आप मेरी प्रिंसेस है तो जो पावर मेरे पास है वो आपकी भी है, पर आप कभी उस काली और खौफनाक दुनिया में कभी नहीं जाओगे। ओके। अरु की बात को समझते हुए रूह अपना सिर हिलाती है और अरु के गले से लग जाती है तो वही अरु भी रूह को अपनी बाहों में भर लेता है और उसके बालों को सहलाते हुए उससे कहता है, बेटा थोड़ी देर सो जाओ, देखो यू आर लुकिंग टायर्ड मेरी जान, तो चलो नाउ स्लीप बच्चे। अरु की बात को मानते हुए रूह अरु के सीने पर अपना सिर रखकर चुपचाप सो जाती है और अरु भी रूह को अपनी बाहों में भरकर सो जाता है। चैप्टर 87 रूह के पेनफुल पीरियड्स। एक हफ्ते बाद अरु और रूह अरु के रूम में चैन से सोए हुए थे कि तभी अचानक से रूह को कुछ अनईजी सा फील होता है और उसके पेट में काफ़ी दर्द भी होने लगता है। दर्द की वजह से रूह की नींद टूट जाती है और वो अपनी आंखें खोलती है, पर जैसे ही रूह अपनी आंखों को खोलती है उसकी आंखों के किनारे से आंसू बहने लगते हैं। तभी रूह अपना सिर अरु के सीने पर से ऊपर की तरफ उठाते हुए अरु को देखती है जो अभी रूह को अपने ऊपर पकड़े सोया हुआ था। रूह के पेट में हो रहे तेज दर्द की वजह से उसके मुंह से एक हल्की सी पर दर्द भरी आवाज़ निकलती है। रूह की आवाज़ कानों में पड़ते ही अरु झट से अपनी आंखें खोलता है और देखता है कि कैसे रूह चुपचाप रो रही है। रूह को ऐसे रोता हुआ देख अरु डर जाता है और फिर रूह के मैसी बालों को संवारते हुए अरु रूह से पूछता है, बच्चे क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हो। कुछ हुआ, आपने कोई बुरा सपना देखा, मेरी जान बताइए मुझे। तभी रूह धीरे से अरु की तरफ देखती है और बुरी तरह से रोते हुए उससे कहती है, अरु मेरे टमी में बहुत पेन हो रहा है। और रूह की बात को सुनते हुए अरु रूह की बैक को धीरे से रब करता है और उससे कंसर्नली पूछता है, ऐसे अचानक आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा होगा बेटा। तभी अरु के दिमाग में कुछ आता है और वो रूह के बालों पर किस करते हुए उससे पूछता है, प्रिंसेस आप मुझे एक बात बताइए कि पिछले महीने आपके पीरियड्स आए थे। नहीं ना। रूह अपना सिर ना में हिलाती है और अरु खुद को कोसते हुए कहता है, शीट में भी एक नंबर का गधा हूं, मैंने भी इस पर ध्यान नहीं दिया। बच्चे आप वॉशरूम चलकर पहले चेक कर लो, क्योंकि जितना मुझे लग रहा है उससे आई थिंक इट्स योर पीरियड्स बेबी। पीरियड्स का नाम सुनते ही रूह की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और वो जोरों से रोते हुए अरु से कहती है, नहीं पीरियड्स नहीं।
बहुत पेन होता है, प्लीज़ नहीं। रो को ऐसे रोते हुए देख अरु उसे हग कर लेता है और उसके बालों को सहलाते हुए उससे कहता है, आई नो बेटा, आपको बहुत ज़्यादा पेन होता है बट इट्स नेचुरल प्रोसेस ना, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता बेबी। पर हाँ, मैं आपसे एक प्रॉमिस करता हूँ कि इस बार आप उस पेन को अकेले फेस नहीं करोगे, मैं हूँ ना आपके साथ। बीइंग गायनेकोलॉजिस्ट मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके पेन को थोड़ा कम करने की। अभी रोना नहीं है मेरे बच्चे को। सबसे पहले चलो आप चेंज कर लो, ओके। रो सिसकते हुए सिर्फ अपना सिर हिलाती है और अरु बहुत धीरे से बेड से उठता है और रो को अपनी गोद में उठाकर वॉशरूम लेकर जाता है। वॉशरूम के अंदर अरु रो को अपनी गोद से उतारकर उसे उसके पैरों पर खड़े करता है, पर जैसे ही अरु रो को नीचे रखता है वैसे ही रो के पैर कांपने लगते हैं और वो गिरने ही वाली होती है कि अरु उसे झट से पकड़ लेता है। रो को ऐसे देखकर अरु रो से पूछता है, परी आप तो ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे हो, ऐसे में आप घर में पूरे काम कैसे करते थे बेटा? अरु का सवाल सुनकर रो अपनी लाचारी पर रोते हुए उसे बताती है, उन लोगों से मार खाकर मेरे लिए ये दिन मौत से भी बदतर होते हैं अरु। तभी अरु रो को अपने गले से लगाते हुए उससे कहता है, कुछ नहीं बेटा, हम इसे भी फेस कर लेंगे और वैसे भी आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो। तभी अरु की नज़र रो के शॉट पर लगे ब्लड स्टेन पर पड़ती है, जिससे अरु को यकीन हो जाता है कि रो के पीरियड्स स्टार्ट हो चुके हैं। तभी अरु बाथरूम में रखे स्टूल को अपने एक पैर से अपने करीब खींचता है और रो को बहुत आराम से उस पर बिठाते हुए उससे कहता है, परी आप यहाँ बैठो बच्चे, मैं अभी आपके कपड़े और पैड्स लेकर आता हूँ। तभी रो अरु की बात को काटती है और थोड़ा डरते हुए उससे कहती है, अरु मेरे पास पैड्स नहीं है, मैं नॉर्मल क्लोथ यूज़ करती थी। रो की बात सुनकर अरु को तो जैसे एक शॉक सा लगता है। इस वक्त अरु का चेहरा पूरा एक्सप्रेशनलेस हो जाता है और वो रूह के छोटे से चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए उससे पूछता है, वो लोग आपको इतने पैसे भी नहीं देते थे जिससे आप अपनी ज़रूरत की कुछ चीज़ें ले सके? इस पर रूह अपनी आंखों को बंद करते हुए अपना सिर ना में हिलाती है। ये देख अरु रूह को टाइटली हग करता है और रूह उसकी बाहों में रोने लगती है। तभी अरु रूह के बालों पर बार बार किस करते हुए अपने मन में सोचता है, गॉड, इतनी बुरी सिचुएशन थी इस बच्ची की। किसी भी लड़की के लिए ये 7 दिन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। इन दिनों में उसे फिजिकल पेन के साथ साथ बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। इन सब में उन्हें मेंटली और इमोशनली चेंजेस होते हैं। ऐसे में एक लड़की को बहुत ज़्यादा लव, केयर और इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत होती है। इतने सालों तक तो मेरे बच्चे को इनमें से कुछ भी नहीं मिला, पर उससे कहीं ज़्यादा तकलीफ मिली है। तभी अरु नीचे रूह की तरफ देखता है जो अभी भी उसके सीने से लगकर किसी छोटे बच्चे की तरह सिसक रही थी। तभी उसे नूर की बात याद आती है और वो रूह के माथे पर किस करते हुए उससे कहता है, पर ये आपको इरिटेट नहीं होता था बेटा जब आप कपड़ा यूज़ करते थे, क्योंकि ये आपकी पर्सनल हाइजीन के लिए बहुत हार्मफुल है। आप इतने सालों से कपड़े को यूज़ करते थे, इसका मतलब उसका कुछ तो इफेक्ट हुआ होगा ना, तो एक बार ये पीरियड्स हो जाए देन वी हैव टू चेक इट। अरु की बात सुनकर ही रूह घबराने लगती है और उसकी तरफ देख उससे कहती है, नहीं नहीं, मुझे किसी हॉस्पिटल और डॉक्टर के पास चेक कराने नहीं जाना। मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, बट आप प्लीज़ मुझे डॉक्टर के पास नहीं लेकर जाना। वो लोग बहुत बुरे होते हैं और उनके पास वो बड़ा सा इंजेक्शन होता है। नहीं, ये सब कहते हुए रूह बुरी तरह से कांप रही थी, जिसे देख अरु भी परेशान हो जाता है। अपने डर में रूह के दिमाग में से ये बात तो पूरी तरह से निकल चुकी थी कि वो इस वक्त जिसके सामने बैठी है और जिसे अपना सबसे बड़ा डर बता रही है उसका अरु वो खुद एक डॉक्टर है। रूह को डर के मारे ऐसे कांपते हुए देख अरु रूह के चेहरे को पलटते हुए उससे कहता है, बेबी मेरी बात सुनिए। तभी अरु की बात को काटते हुए रूह उससे कहती है, नहीं नहीं, मुझे मत लेकर जाना। अरु कोशिश करता है रूह का ध्यान अपनी तरफ खींचने का, पर रूह अपनी ही धुन में बड़बड़ाई जाती है, जिसे देखकर अरु अपना कंट्रोल खो देता है। तभी अरु रूह पर चिल्लाते हुए उससे कहता है, चुप, अब एक शब्द और नहीं बोलना आप रूह, और मैं कब से आपसे बात करने की, आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूँ, और आपने ये क्या लगा के रखा हुआ है कि हॉस्पिटल नहीं जाना, डॉक्टर को नहीं दिखाना। नहीं, चलो अभी आप मुझे एक बात बताओ कि क्या आप एक डॉक्टर हो जो खुद अपनी कंडीशन को एनालाइज कर रहे हो? आपको थोड़ा सा भी अंदाज़ा है कि इस प्रॉब्लम की वजह से फ्यूचर में आपको क्या क्या फेस करना पड़ सकता है? उनमें से एक प्रॉब्लम इनफर्टिलिटी भी हो सकती है। आप मुझे एक बात बताइए कि अपने पास्ट लाइफ में आपने कम तकलीफें देखी है जो आप उसे फ्यूचर में भी इन्वाइट कर रहे हो। अरु की बात सुनकर रूह की आंखें बड़ी हो जाती है और मुंह खुला रह जाता है। तभी अरु रूह का एक गाल थामता है और उसकी आंखों में देखते हुए प्यार से उससे कहता है, बच्चे शायद आप ये बात भूल गए हो कि मैं खुद एक ऑब्गम हूँ और आपकी फिजिकल कंडीशन बहुत अच्छे से जानता हूँ। बेबी, आपकी बॉडी पहले से ही काफ़ी कमज़ोर है और अगर ऐसे में आपने अपनी पर्सनल प्राइवेट हेल्थ और केयर की तरफ ध्यान नहीं दिया तो सच में आगे बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी प्रिंसेस। चेकअप के लिए आपको कहीं दूसरी जगह जाने की ज़रूरत नहीं है और ना ही मैंने आपको जाने देना है। मैं हूं ना आपके पास, तो आई विल डू योर चेकअप पर्सनली, एंड मेरे अलावा आपके सबसे सेंसिटिव पार्ट्स को कोई नहीं छुएगा और ना मैं वैसा होने दूंगा। ठीक है,
रो बिना कोई बहस करे सिर्फ अपना सिर हिलाती है और तभी अरु उसके सिर पर किस करते हुए उससे कहता है, आप यही बैठो, भाभी के पास पैड्स होंगे, मैं अभी का उनसे ले लेता हूँ और उनको बोल भी दूंगा कि वो आपकी हेल्प कर दे। अरु वहां से जाने ही वाला होता है कि तभी रो अरु का हाथ पकड़ती है, जिससे अरु अपनी जगह पर ही रुक जाता है और पीछे मुड़कर रो की तरफ देखता है। तभी रो अपनी नम आंखों से अरु की तरफ देखते हुए उससे कहती है, आप ही मेरी हेल्प कर दोगे। तभी रो झट से नीचे देखते हुए आगे कहती है, मैंने ये बात किसी से भी शेयर नहीं की थी, आप फर्स्ट थे अरु और मैं। रो के लिए जैसी ये एक चुनौती थी और अपनी आगे की बात को पूरा करने के लिए उसके लफ्ज़ ही कम पड़ गए थे। पर शायद रो को ये बात अरु को बताने के लिए किसी लफ्ज़ों की ज़रूरत ही नहीं थी, वो तो रो के बिना कहे ही समझ गया था। तभी अरु रो के आगे अपने घुटनों पर बैठता है और उसके हाथों को पकड़ते हुए उससे कहता है, मुझे पता है कि इन सब चीज़ों में आप किसी की हेल्प लेते हुए बहुत अनकंफर्टेबल फील करोगे, फिर वो आपकी देदूही क्यों ना हो। कोई बात नहीं परी, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा, एंड मोरोवर ये मेरे प्रोफेशन से रिलेटेड है और आप तो मेरी जान हो, तो इन चीज़ों में आपकी हेल्प करने में मुझे कोई तकलीफ नहीं, पर खुशी ज़रूर होगी। अभी आप बिल्कुल रिलैक्स होकर यहाँ पर बैठे रहो। आपको हैवी फ्लो होता है ना बेबी। रो अपना सिर हिलाती है। तभी अरु उससे कहता है, तो आपने बिल्कुल भी अपने ऊपर और स्पेशली अपने पैरों और टमी पर कोई भी प्रेशर नहीं देना है जिससे आपको तकलीफ हो। मैं जल्दी से जाकर भाभी से पैड्स भी लेकर आता हूँ और साथ में आपके कपड़े भी। हम रो उसकी तरफ देखती है और अरु एक बार फिर उसके माथे पर किस करने के बाद वहां से बाहर चला जाता है और रो अपना पेट पकड़कर रोने लगती है। अरु के मना करने के बाद भी रो अपने पेट को कसके पकड़कर उसे दबाने लगती है, जिसकी वजह से उसे हैवी फ्लो होता है और साथ ही साथ अभी उसकी शॉर्ट भी पूरी गंदी हो जाती है और उसके थाइज भी। इधर अरु पंखू और माही के रूम का डोर नॉक करता है और ठीक 1 मिनट बाद माही दरवाजा खोलता है और देखता है कि आगे अरु खड़ा है। तभी अरु के चेहरे पर थोड़ी घबराहट देखकर माही भी परेशान हो जाता है और अरु से पूछता है, अरु का हुआ यार, तू इतने सुबह सुबह मेरे रूम के बाहर क्या कर रहा है और आर यू लुकिंग वरीड? सब ठीक है ना बच्चे? माही की बात सुनकर अरु अपने भाई के गले से लग जाता है, जिसे देख माही समझ जाता है कि अरु सच में परेशान है। तभी अरु माही की तरफ देख उसे बताता है, भाई प्रिंसेस के पीरियड स्टार्ट हो गए हैं और उसके पास कोई पैड्स नहीं है, तो प्लीज़ आप भाभी को पूछो ना, अगर उनके पास एक्स्ट्रा होंगे तो। माही अपना सिर हाँ में हिलाता है और फिर अपने रूम में जाता है, पर अरु बाहर ही रुकता है। कुछ मिनटों बाद माही पंखू के साथ बाहर आती है और उसके हाथ में एक सैनिटरी पैड्स का एक न्यू पैक होता है। पंखू अरु को वो पैक देती है और फिर उससे पूछती है, बच्ची को बहुत तकलीफ हो रही होगी ना अरु? चलो मैं हेल्प कर देती हूँ परी की। तभी अरु पंखू को रोकते हुए उससे कहता है, भाभी असल में परी को अनकंफर्टेबल लग रहा है, तो उसने बोला कि मैं उसकी हेल्प कर दूँ। मैं कर सकता हूँ ना? तभी पंखू अरु के एक गाल को पकड़ते हुए उससे कहती है, हाँ बिल्कुल, और पता है तुम्हारी ये बात सुनकर ना मैं दिल से बहुत खुश हूँ कि परी तुम्हारे साथ बहुत कंफर्टेबल है, प्लीज़ ऑलवेज बी विद माई लिटिल सिस्टर आरू। तभी अरु पंखू के माथे पर किस करता है और उसे गले से लगाते हुए उससे कहता है, हमेशा भाभी, मैंने आप दोनों की नींद को ऐसे डिस्टर्ब किया, इसके लिए सॉरी, बट भाभी क्या आप प्लीज़। तभी पंखू अरु की बात को काटते हुए उससे कहती है, तुम रूम में जाकर प्रिंसेस की हेल्प करो, मैं वो सब लेकर आती हूँ। अभी जाओ, बच्ची रो रही होगी। अरु अपना सिर हिलाता है और वहां से अपनी रूम की तरफ भागता है, तो वही पंखू नीचे किचन में चली जाती है और माही भी पंखू के साथ जाकर उसकी हेल्प करने लगता है। चैप्टर 88 अरु का प्यार और केयर। जब अरु रो के कपड़े और वो पैड्स लेकर बाथरूम आता है, तभी उसकी नज़र रो पर पड़ती है, जो अभी स्टूल पर नहीं नीचे फर्श पर बैठी हुई थी। रो ने अपने दोनों पैर को अपने सीने के पास मोड़ लिया था और अपना सिर अपने घुटनों पर रखे वो नीचे बैठकर रो रही थी, जिसकी वजह से उसकी पूरी बॉडी अभी कांप रही थी। ये देखते ही अरु दौड़ते हुए रूह के पास आता है और अपने हाथ में पकड़े कपड़े और पैड्स को बाथरूम स्लैब पर रखकर वो रूह के पास बैठता है। तभी अरु रूह के सिर पर हाथ रखते हुए उससे कहता है, परी क्या हुआ बच्चे? मैंने आपको स्टूल पर बिठाया था ना, तो आप फर्श पर क्यों बैठे हो? अरु की आवाज़ सुनते ही रूह धीरे से अपना सिर ऊपर की तरफ उठाते हुए उसे अपनी धुंधली आंखों से देखती है और फिर रोते हुए अरु से कहती है, मुझसे ये दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है अरु। मुझे ऐसे लग रहा है कि इस तकलीफ की वजह से मेरी जान निकल जाएगी। रूह की दिल दुखाने वाली बात सुनकर अरु झट से उसे अपनी बाहों में ले लेता है और उसके बैक को बिल्कुल धीरे से रब करते हुए उससे कहता है, नहीं बेटा, ऐसे नहीं बोलते, बस थोड़ी सी हिम्मत रखो, कुछ नहीं होगा और आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। चलो अब खड़े होने की कोशिश करो। रूह सुबकते हुए अपना सिर ना में हिलाती है। तभी अरु रूह के माथे पर किस करते हुए उससे कहता है, मेरी जान, आपको ट्राई तो करना होगा ना, आप बिना कोशिश किए अपनी हिम्मत नहीं हार सकते, और आप एक बात भूल गए कि आप मेरे अम के बेबी हो, जो उसकी तरह ही बहुत स्ट्रांग है ना, तो वो इतनी सी चुनौती से हार नहीं मान सकती। अरु है ना आपके पास, तो चलो स्मन, ट्राई टू स्टैंड ऑन योर फीट प्रिंसेस। अरु की बात सुनकर रूह थोड़ी सी हिम्मत दिखती है और तभी वो अरु के सपोर्ट से उठती है, पर उसकी बॉडी का पूरा भार अरु पर ही होता है। अरु बहुत संभाल के रूह को उसके पैरों पर खड़े करता है और रूह के सपोर्ट के लिए वो रूह को उसकी कमर से हल्के से पकड़ लेता है।
तभी अरु की नज़र रो की थाइज पर जाती है जो अभी ब्लड से कवर थे। ये देखकर अरु रो के पीले पड़े हुए चेहरे की तरफ देख अपने मन में सोचता है, यार बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है बच्ची को, एंड इट्स क्वाइट नॉर्मल इन हर केस। इसके पीरियड्स पहले से ही इनरेगुलर होते हैं तो प्रॉब्लम होगी ही। नाउ यू हैव टू बी वेरी केयरफुल आरू। तभी अरु रो का गाल पकड़ते हुए उससे कहता है, बच्चे मुझे आपकी बॉडी को साफ करना होगा, आपकी थाइज पर ब्लड है। मैं आपको शॉवर बात करा देता हूँ, आप बस मुझे पकड़े रहना, बाकी मैं सब कर लूँगा, ठीक है। अरु की बात को सुनकर रूह उसकी तरफ देख इनोसेंटली उससे पूछती है, आपको ये सब करने से गंदा नहीं लगेगा अरु? मुझे पता है सबको ये गंदा लगता है तो आप। रूह की बात पूरी होने से पहले ही अरु रूह के होंठों पर अपनी एक उंगली रखकर उसे चुप करा देता है और रूह के चुप होते ही अरु उसके होंठों पर से अपनी उंगली को हटाता है। तभी अरु रूह के होंठों पर एक हल्की सी किस करने के बाद उससे कहता है, पेटू दर्द कर रहा है ना आपका, तो ऐसे में ज़्यादा बातें नहीं करते बेबी। अभी रही बात आपके सवालों की तो उसका जवाब है नहीं। मुझे ये सब करते हुए बिल्कुल भी गंदा नहीं लगेगा, और बताइए लगना भी क्यों चाहिए। जो लोग और स्पेशली मेल जो ये सोचते हैं ना कि ये सब एक गंदी चीज़ है, वो बिल्कुल झूठ और गलत है। ये गंदी नहीं पर एक बहुत नेचुरल और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। इसी की वजह से एक औरत माँ बनती है और फैमिली आगे बढ़ती है ना, तो इन सब चीज़ों में लड़कों ने उनके गर्ल्स की थोड़ी बहुत हेल्प कर दी तो क्या गलत होगा। पीरियड्स के इन 7 दिनों में आप लोग जितनी तकलीफ सहती है ना, उतनी तो हम भी नहीं सह पाते, और उस पर एक नन्ही सी जान को 9 महीनों तक अपने अंदर रखकर उसकी परवरिश करना और फिर बहुत दर्द को सहते हुए उसे इस दुनिया में लाना, ये कोई नॉर्मल सी बात नहीं है बच्चे। इसके लिए बहुत सारी हिम्मत और उससे भी कहीं ज़्यादा पेशेंस रखना पड़ता है जो हम लड़कों में बिल्कुल भी नहीं होता। हम तो अपने ऊपर एक खरोच तक बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो इतना सब कुछ सोचकर ही हमारे पसीने छूटने लगते हैं, और शायद इसीलिए बाबा जी ने ये ताकत सिर्फ आप लोगों को ही दी है। मेरे पास रोज कोई ना कोई पेशेंट फीमेल ऐसा आता ही है जो अपने पीरियड पेन की वजह से परेशान होता है, पर मेरे बच्चे का केस उन सब से अलग है। बट नो वरीज मेरी जान, मैं हूं ना। रोह अपना सिर हिलाती है और अरु उसके गाल पर किस करते हुए उससे कहता है, चलिए अभी मैं आपको नहला दूं और फिर आपको बहुत सारा आराम भी करना है। इतना कहकर अरु रोह को अपनी गोद में उठाता है और फिर उसे शॉवर कैबिनेट में लेकर आता है। अरु रोह को शॉवर के नीचे खड़ा करता है और उसके दोनों हाथों को अपने गले में डाल देता है, और फिर रोह को अनरेस्ट करके हॉट वाटर शॉवर ऑन करता है और रोह की बॉडी को क्लीन करने लगता है। 15 मिनट बाद अरु रोह को अपनी गोद में उठाकर रूम में लाता है और देखता है कि पंखू और माही पहले से ही उसके रूम में प्रेजेंट थे, और सारी चीज़ें जो अरु को चाहिए थी वो भी उन दोनों ने लाकर टेबल पर रख दी थी। रोह को शॉवर देने के बाद अरु ने उसे बहुत ही लूज टी शर्ट और हाई वेस्ट ट्रैक पैंट पहनाया था ताकि वो रोह के लिए बहुत कंफर्टेबल रहे। रूम में आते ही अरु रोह को बेड पर लिटा देता है और उसकी कमर तक की बॉडी को कवर कर देता है। जब पंखू और माही रोह को देखते हैं वो काफ़ी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि अब तक रो रो कर रोह का चेहरा पूरी तरह से सूज गया था और उसकी आंखें रोने की वजह से छोटी और लाल हो चुकी थी। तभी पंखू रोह के सिर के पास बैठती है और अपनी दिदू को अपने पास देखते ही रोह पंखू की गोद में अपना सिर रखती है और फिर अपने चेहरे को पंखू के पेट में छुपाते हुए रोने लगती है। रोह को ऐसे रोता हुआ देख पंखू की आंखों में भी पानी आता है और वो रोह के बालों को सहलाते हुए उससे कहती है, परी कुछ नहीं होगा बेटा, आप रोइए मत। पर रोह तो चुप होने का नाम ही नहीं लेती, जिसे देखकर पंखू अरु की तरफ देख उससे कहती है, अरु प्लीज़ कुछ करो ना, बहुत दर्द हो रहा होगा मेरी प्रिंसेस को, देखो कितना रो रही है ये। माही भी पंखू की बात से सहमत होते हुए अरु से कहता है, शायद इतना ज़्यादा पेन बर्दाश्त नहीं हो रहा होगा बच्ची से अरु, कुछ तरीका नहीं है जिससे परी का कुछ दर्द कम हो जाए। उन दोनों की बात सुनते हुए अरु उनसे कहता है भाई, और मैंने भी वही सोचा था। तभी अरु उन दोनों की तरफ देखते हुए अपनी प्लेन आवाज़ में उनसे कहता है, पर अभी 15 मिनटों में इसने 3 बार उल्टियां भी की, और तो और वीकनेस की वजह से चक्कर आ रहे हैं उसे, वो ठीक से खड़ी भी नहीं रह पा रही है। बच्ची की ऐसी हालत देखने के बाद मैं क्लियरली ये बता देता हूँ कि शी नीड्स समथिंग टू। अरु की बात सुनते ही पंखू और माही अरु की तरफ ही देखते हैं और अरु अपनी पलकें झपकाता है, जिसे देखकर माही के एक्सप्रेशन तो प्लेन होते हैं पर पंखू के चेहरे पर डर होता है। पंखू नीचे रोह की तरफ देखती है जो अभी भी पंखू के पेट में अपना चेहरा छिपाए रो रही थी। तभी पंखू अरु की तरफ देख उससे पूछती है, नहीं तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे ना अरु? इस पर अरु बिना किसी एक्सप्रेशन के पंखू से कहता है, नहीं भाभी मुझे करना ही होगा, उसके अलावा मेरे पास और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। आप ही थोड़ा सोचिए, प्रिंसेस ने इस 1 घंटे में ही अपनी हालत इतनी बिगाड़ दी, तो अभी और 6 दिन बचे हैं उसमें ये बच्ची कैसे रहेगी? और इस 10-15 मिनटों में ही उसने उल्टियाँ कर करके उसकी बॉडी में जितना भी पानी था वो बाहर फेंक दिया, तो ऐसे में उसे डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। भाभी प्लीज़ समझने की कोशिश करो, हम परी की हेल्थ के साथ और रिस्क नहीं ले सकते, पहले ही उन लोगों ने बहुत खेला है। भाभी आप इस वक्त बच्ची की हालत देख रहे हो ना, कैसे तड़प रही है वो दर्द की वजह से। ऐसे में मैं बिना कुछ किए उसको ऐसे दर्द में तड़पते नहीं देख सकता। तभी माही सबसे पहले रूह की तरफ देखता है और फिर अरु की तरफ देख उससे कहता है,
ठीक है अरु, तुझे जो ठीक लगे वो तू कर, क्योंकि डॉक्टर तू है, हम लोग नहीं, तो तुझे ये अच्छे से पता होगा कि प्रिंसेस के लिए इस वक्त क्या सही है और क्या गलत। माही की बात सुन अरु अपना सिर हिलाता है और फिर बेड की तरफ आते हुए रू की दूसरी तरफ में बैठ जाता है। अरु रू के करीब शिफ्ट होते हुए उसके सिर पर पीछे से किस करता है। तभी अरु रू के सिर पर हाथ फेरते हुए उससे कहता है, परी। अरु की आवाज़ सुनते ही रू धीरे से अरु की तरफ पलटती है और फिर उसके कमर पर अपने हाथ लपेटते हुए रोने लगती है। रू को ऐसे देख अरु उसे खुद के करीब लाते हुए उसे अपनी बाहों में भर लेता है और फिर उसके माथे पर किस करते हुए उससे कहता है, परी चलो कुछ खा लो आप और फिर सो जाओ। तभी रू सिसकते हुए अरु से कहती है, मुझे नहीं खाना अरु, मेरा टमी पेन हो रहा है तो मुझसे अभी कुछ भी खाया नहीं जाएगा। तभी अरु खुद बेड के हेडरेस्ट की सपोर्ट से बैठता है और फिर धीरे से रू को अपनी गोद में बिठाता है और उसके एक गाल को रब करते हुए उससे कहता है, प्रिंसेस थोड़ा सा तो खाना होगा ना आपको, वरना और वीकनेस आ जाएगी। ऐसी सिचुएशन में जितना आप अपने खाने पीने पर ध्यान दोगे उतना आपके सेहत के लिए ही अच्छा है ना बेटा। इतने में पंखू एक ट्रे लेकर आती है और अरु के पास रख देती है। उस ट्रे की तरफ देखते हुए अरु रू से कहता है, अरे वाह परी, थोड़ा देखिए तो आपकी दिदू आपके लिए क्या लेकर आए हैं। बहुत सारी चॉकलेट्स, डार्क चॉकलेट, हॉट चॉकलेट, फ्रूट, बट इससे पहले हैव दिस जिंजर आले। ये आपके टमी के पेन को थोड़ा कम कर देगा। अरु ग्लास में रखे जिंजर आले को अपने हाथ में पकड़ता है और फिर धीरे से रू को पिलाता है। पर एक सीप पीते ही रू अपना गंदा सा मुंह बनाती है और अरु से कहती है, इट्स टेस्ट डिफरेंट। तभी माही रू के पास आते हुए उससे कहता है, कुछ नहीं अच्छा है बेटा, आप चुपचाप से पिलो। देखो आपको ये हॉट चॉकलेट भी तो फिनिश करनी है। रू सिर्फ अपना सिर हिलाती है और अरु उसे आधे से ज़्यादा वो पिला देता है और फिर हॉट चॉकलेट भी, जिसे रू पूरा फिनिश करती है। उसके बाद अरु रू का हॉट चॉकलेट से कवर मुंह टिश्यू पेपर से साफ करता है और फिर उसे डार्क चॉकलेट की एक क्यूब देता है। अरु रू के मेसी बालों को संवारते हुए उससे कहता है, प्रिंसेस आप ये चॉकलेट खाओ, मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ, तब तक आपकी दिदू आपके साथ यहाँ है ओके। रू अरु की तरफ देखते हुए उससे कहती है, आप जल्दी आओगे ना अरु। इस पर अरु रू के माथे पर किस करते हुए उससे कहता है, हाँ मेरी जान, मैं यू गया और यू आया हम। रू उस चॉकलेट को खाते हुए अपना सिर हाँ में हिलाती है और तभी अरु और माही उस रूम से बाहर चले जाते हैं। तो पंखू रू के पास बैठकर उसका सिर सहला रही होती है। चैप्टर 89, रू के मूड स्विंग्स। तभी माही अरु के साथ उसके अरु स्टडी रूम में आता है। वैसे तो अरु की स्टडी में किसी को भी एंट्री अलाउड नहीं थी, क्योंकि अरु की स्टडी में बुक्स के साथ साथ उसकी वर्क रिलेटेड बहुत ही ज़रूरी चीज़ें भी रखी हुई थी, जैसे कि कुछ मेडिसिन्स, इंजेक्शंस और बहुत सारी उसकी काम की चीज़ें। अरु किसी को भी अंदर आने की परमिशन नहीं देता था और बाकियों के लिए घर में एक और स्टडी थी। तो आज अरु ने माही को उसकी स्टडी में आने की परमिशन दी तो माही भी अरु के साथ ही अंदर आ गया था। तभी अरु वहाँ रखे सोफे पर बैठता है और अपने फेस को रब करने लगता है। अरु को ऐसे देख माही भी उसके पास आकर बैठता है और फिर अरु के कंधे को हल्के से प्रेस करते हुए उससे पूछता है, तो क्या सोचा है तूने अरु, क्या करेगा तू अब। तभी अरु माही की तरफ देख अपनी कोल्ड वॉइस में बिना किसी एक्सप्रेशन के उससे कहता है, भाई आई हैव टू अटैच्ड टू हर। उसकी बॉडी में अभी बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है, तो ऐसे में मुझे ये करना ही होगा। तभी माही अपने ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ अरु से पूछता है, वो तो ठीक है अरु, पर ये तू करेगा कैसे। इंजेक्शन के नाम से ही बच्ची बुरी तरह से डर जाती है और उसकी बॉडी कांपने लगती है। तभी अरु माही से कहता है, अभी नहीं भाई, पहले मुझे उसे गहरी नींद में सुलाना होगा और फिर मैं अपना काम शुरू कर दूंगा। माही अरु की बात से सहमत होते हुए अपना सिर हिलाता है और तभी अरु अपना फ़ोन निकालकर उसमें ऋषि का नंबर डायल करता है। जब 2-3 रिंग्स के बाद ऋषि उधर से फ़ोन उठाकर हेलो कहता है, तभी अरु इधर से अपनी प्लेन आवाज़ में ऋषि से कहता है, हाँ ऋषि मेरी बात ध्यान से सुन, मैं आज हॉस्पिटल नहीं आ रहा हूँ, तो इन माई एब्सेंस यू आर गोइंग टू हैंडल एवरीथिंग देयर। अरु की बात सुनते ही ऋषि अपनी नोटी आवाज़ में अरु से पूछता है, क्यों, आज तू दिन भर परी के साथ ही। ऋषि की बात को काटते हुए अरु अपनी ऊंची और सख्त आवाज़ में उससे कहता है, शट द फूक ऑफ यार, और क्या है, हाँ नहीं, मुझे एक बात बता कि हर बार तुझे मजाक ही सूझता है क्या, समटाइम्स बी सीरियस मैन। अरु की रुड वॉइस को सुनते ही ऋषि झट से समझ जाता है कि अरु परेशान है, तो ऋषि भी अपनी सीरियस वॉइस में अरु से कहता है, अरु देख, आई एम सो सॉरी भाई, मुझे नहीं पता था कि तू पहले से ही इतना डिस्टर्ब है। सॉरी यार। ऋषि की बात सुनकर अरु अपने गुस्से को थोड़ा शांत करते हुए उससे कहता है, हम इट्स ऑक, पर आगे से ध्यान रहे। इस पर ऋषि झट से कहता है, हाँ मैं ध्यान रखूंगा, पर अभी बता तो सही हुआ क्या है, कोई प्रॉब्लम है अरु। तभी अरु ऋषि से कहता है, प्रिंसेस गॉट हर पीरियड्स टुडे आफ्टर 2 मंथ्स और उसे बहुत तकलीफ हो रही है, तो ऐसे में मैं उसे अकेला छोड़कर हॉस्पिटल नहीं आ सकता, और मानो अगर आ भी गया तो मेरा पूरा ध्यान मेरे बच्चे की तरफ ही रहेगा, तो आज तू संभाल ले। अरु की बात को सुनकर ऋषि परेशानी भरी आवाज़ में अरु से पूछता है, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है क्या अरु प्रिंसेस को। इस पर अरु सिर्फ हम में जवाब देता है।
तभी ऋषि अरु से कहता है, अच्छा तू परी के पास ही रह और ध्यान रख उसका, मैं यहाँ सब कुछ संभाल लूँगा। मेरे साथ बाकी डॉक्टर्स भी है, तू बच्ची को देख और हाँ अगर मेरी कोई ज़रूरत पड़े तो एक कॉल कर देना, मैं तुरंत आ जाऊँगा वहाँ। तभी अरु ऋषि से कहता है, हाँ तू परी की चिंता मत कर और वहाँ देख, चल अभी मैं फ़ोन रखता हूँ। ऋषि भी अपना सिर हिलाते हुए फ़ोन कट करता है और इधर अरु भी अपने फ़ोन को टेबल पर रखता है। फिर अरु खुद पीछे की तरफ झुकते हुए अपने सिर को सोफे के हेडरेस्ट पर टिका देता है और अपनी आंखें बंद करता है। कुछ देर बाद अरु अपनी आंखों को खोलता है और वहां से उठता है। तभी अरु को देख माही उससे पूछता है, क्या हुआ। तभी अरु माही से कहता है, भाई परी को तकलीफ हो रही होगी ना, तो मैं थोड़ा देख लूँ। माही अपना सिर हिलाता है और अरु वहां से अपने रूम में जाता है। तो वही माही भी अरु की स्टडी से निकलकर नीचे हॉल में आकर सोफे पर बैठता है। अरु के रूम में जब अरु उसके रूम में आता है तभी उसकी नज़र रो पर पड़ती है, जो दर्द की वजह से अपनी आंखों को कसके बंद किए लेटी हुई थी, पर उसकी बंद आंखों के कोने से अभी भी आंसू निकल ही रहे थे, जिसे देख अब अरु का दिल जलने लगा था। पंखू ने अभी रो के लोअर स्टमक पर हॉट वाटर बैग रखी हुई थी ताकि उससे रो का पेट दर्द कुछ कम हो जाए, पर शायद उस बैग से भी कोई फायदा नहीं हो रहा था। रो से हटकर अरु की नज़र पंखू पर पड़ती है, जो इस वक्त रो के पैरों में तेल लगाकर उसके पैरों की मसाज कर रही थी। तभी अरु पंखू की तरफ आता है और उससे कहता है, भाभी आप इसे रहने दो, मैं कर लूँगा। अभी आप जाओ, आपको भी तो फ्रेश होना है। तभी पंखू अरु की तरफ देख अपनी रुआसी आवाज़ में उससे कहती है, देखो ना अरु कैसे सूज गए हैं इसके पैर, ऐसे तो प्रेगनेंसी में भी नहीं सूजते और ऊपर से परी को तकलीफ भी बहुत हो रही है। तभी पंखू रूह की तरफ देखते हुए अरु से कहती है, देखो अपने दर्द को कैसे चुपचाप बर्दाश्त करने की कोशिश कर रही है वो, ताकि उसकी वजह से हम परेशान ना हो, पर उस बच्ची से तो ये भी नहीं हो रहा है। दर्द साफ साफ उसके चेहरे पर दिख रहा है, प्लीज़ डू समथिंग आरू, अब बस तुम ही कुछ कर सकते हो। तभी अरु पंखू के पास बैठते हुए उससे कहता है, भाभी मुझसे प्रिंसेस के लिए जो भी बन पड़ेगा मैं वो करूंगा, आप प्लीज़ खुद को वीक मत बनाओ, क्योंकि इस वक्त हमें इस बच्चे को संभालना है ना। पंखू अपना सिर हाँ में हिलाती है और तभी अरु पंखू के आंखों से निकले हुए कुछ आंसू को साफ करते हुए उससे कहता है, अभी आप जाकर फ्रेश हो जाओ, मैं हूँ बेबी के पास। अरु की बात सुनकर पंखू वहां से उठती है और अरु पंखू की जगह पर बैठता है। अभी अरु रो के पैरों को मसाज देने लगता है, तभी पंखू अपने हाथ धोकर आती है और फिर रो के माथे पर किस करती है, जिसकी वजह से रो अपनी आंखों को खोलती है और पंखू को देखती है। पंखू को अपने पास देख वो थोड़ी सी चौंक जाती है, क्योंकि उसे ये तो पता था कि पंखू उसके पैरों को मसाज दे रही थी। पर पंखू को अपने पास देखकर उसके मन में सवाल आता है, तो वो अपनी पैरों की तरफ देखती है जहां अभी अरु होता है। दर्द की वजह से उसे कुछ पता ही नहीं चला कि अरु कब आया और उसके पैरों की मसाज करने लगा। तभी पंखू रो के एक गाल को धीरे से पकड़ते हुए उससे कहती है, आप आराम करो प्रिंसेस, और अगर आपको दिदू की कोई भी हेल्प चाहिए तो आप बस अरु से कह देना, वो मुझे बुला लेगा। ठीक है। रो अपना सिर हिलाती है और पंखू एक बार फिर रो के माथे पर किस करती है और वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद रो अरु की तरफ देखती है और अपनी धीमी आवाज़ में उससे पूछती है, आप कब आए अरु और मुझे क्यों नहीं दिखे। रो का ये बच्चों वाला सवाल सुनते ही अरु के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आती है और वो अपना वक्त कंटिन्यू करते हुए रूह की तरफ देखता है और फिर उससे कहता है, वो इसीलिए बेटा क्योंकि जिस वक्त मैं यहाँ आया ना उस वक्त आप अपनी आंखों को बंद करके लेटे हुए थे, तो बताइए ऐसे में मैं आपको कैसे दिखता। रो अरु के सवाल पर सिर्फ अपनी भीगी हुई पलकों को झपकाती है और तभी अरु चिंता भरी आवाज़ में रो से पूछता है, आपका पेन कुछ भी कम नहीं हुआ प्रिंसेस। इस पर रो सुबकते हुए अरु से कहती है, नहीं हुआ। तभी अरु रो की आंखों में देखते हुए उससे कहता है, कोई बात नहीं प्रिंसेस, हम दोनों मिलकर आपके पेन को भगा देंगे, पर उसके लिए आपको हिम्मत रखनी होगी है ना। रो किसी बच्चे की तरह धीरे से अपना सिर हिलाती है और तभी अरु उससे कहता है, यस दैट्स लाइक माई गुड चाइल्ड। तभी अरु अगले कुछ देर तक रो के दोनों पैरों को मसाज देता है और फिर अपने हाथों को साफ करने के बाद वो अपने कबोर्ड से एक छोटी सी कांच की बोतल निकालता है जिसमें लैवेंडर ऑयल था। अरु उस बोतल को लेकर रो के पास आता है जो अभी सोने की कोशिश कर रही थी, पर दर्द की वजह से उसे तो नींद भी नहीं आ रही थी, जिसकी वजह से वो अभी चिड़चिड़ कर रही थी। अरु रो के चेहरे के एक्सप्रेशंस देखकर ही समझ जाता है कि अभी उसके बर्दाश्त की सीमा पार हो चुकी है और उसके मूड स्विंग्स भी हो रहे थे। बेचारी बच्ची को इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि अपने गुस्से में उसने ना आव देखा ना ताव और अपने पास पड़ा हुआ पिलो उठा के जोर से ज़मीन पर फेंक दिया। रो की ये हरकत देख अरु अलर्ट हो जाता है और रो के और करीब आकर झट से उसे अपने सीने से लगाते हुए उससे कहता है, बच्चे ये क्या कर रहे हो आप, ऐसे गुस्सा नहीं करते ना, अगर गलती से आपको चोट लग गई तो फिर। तभी रो अपना बड़ा ही गंदा सा मुंह बनाते हुए अरु से कहती है, मैं क्या करूं अरु, मुझे नहीं पता क्यों पर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है और ऐसे लग रहा है कि मैं किसी की पिटाई कर दूं अपने हाथ से। तभी अरु रो के बालों को सहलाते हुए बहुत प्यार भरी आवाज़ में रो से कहता है, मुझे पता है अभी आपको बहुत फ्रस्ट्रेटेड फील हो रहा है और इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है बेटा, आपके मूड स्विंग्स हो रहे हैं एंड इट्स कॉमन इन पीरियड्स। आप एक काम करो बेबी, बस लंबी और गहरी सांसें लो एंड ट्राई टू काम योरसेल्फ ऑफ।
अरु की बात सुनकर रो लंबी लंबी सांसें लेने लगती है और अरु रो को अपने सीने से लगाए उसके बालों को सहलाते हुए उसके माथे पर बार बार किस करता है। अरु के इस प्यार भरे जेस्चर की वजह से रो अभी थोड़ी शांत होने लगती है, पर तभी उसके पीरियड्स क्रैम्प्स की एक वेव फिर से उसे हिट करती है और जैसे कि अभी उसके मूड स्विंग्स हो रहे थे तो उसी के चलते वो बेचारी बच्चों की तरह जोर जोर से रोना शुरू कर देती है। अरु जो उसे शांत कराने में लगा हुआ था वो रो के रोने की आवाज़ सुन थोड़ा घबरा जाता है और रो को खुद से थोड़ा अलग करते हुए उसकी तरफ देखता है। लगातार रोने की वजह से रो का चेहरा पूरी तरह से फूल गया था और किसी टमाटर की तरह गहरा लाल भी हो चुका था। रो को ऐसे बच्चों की तरह रोता हुआ देख अरु रो के चेहरे को पकड़ते हुए उससे कहता है, परी क्या हुआ, आपको बहुत पेन हो रहा है टमी में। रो बस जोरों से रोते हुए अपना सिर हिलाती है और ये देख अरु रो के आंसू पोंछते हुए उससे कहता है, कुछ नहीं बेबी, आप पहले रोना बंद करिए और देखिए अरु अभी ठीक कर देते हैं। बच्चे अभी ठीक हो जाएगा। इतना कहकर अरु रो को बेड पर सीधा लेटाता है और फिर रो के लूज टी शर्ट को थोड़ा ऊपर की तरफ उठाता है और उसकी ट्रैक पैंट को थोड़ा कमर से नीचे करता है, जिसकी वजह से अभी रो का लोअर स्टमक अरु को दिखाई दे रहा था। पीरियड्स की वजह से रो को पेट थोड़ा फूल चुका था जो पीरियड्स में बहुत कॉमन है। तभी अरु उस ऑयल को अपने हथेली पर लेता है और फिर अपने बिल्कुल हल्के हाथ से बिना किसी प्रेशर के रो के लोअर स्टमक को मसाज देता है और जब अरु को लगता है कि इतने से रो का पेन थोड़ा कम हो जाएगा तभी वो भी रुक जाता है और रो की तरफ देखता है। जब उसकी नज़र रो पर पड़ती है तभी अरु के चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आती है कि उनकी अभी रो सो चुकी थी पर उसका मुंह थोड़ा सा खुला था। बहुत ज़्यादा रोने की वजह से उसका चेहरा तो लाल हुआ ही था पर उसके साथ साथ उसकी नाक और उसके फुले हुए गाल बहुत ज़्यादा लाल हो चुके थे और ऐसा लग रहा था कि मानो अभी उसकी नाक और गालों में से खून बाहर आएगा। रो के बाल बिखरे हुए थे और कुछ बाल तो उसके चेहरे पर आ रहे थे और सोते हुए भी रो किसी क्यूट प्रिंसेस से कम नहीं लग रही थी। रो को ऐसे चैन से सोता हुआ देख अरु भी एक चैन की सांस लेता है और फिर धीरे से उसके कपड़ों को ठीक करके रो की आधी बॉडी को कंबल से कवर कर देता है। अरु झट से अपने हाथ साफ करता है और फिर रो के माथे पर किस करते हुए बहुत धीरे से उससे कहता है, बच्चे आप रेस्ट करो, अरु अभी आते हैं। चैप्टर 90। रो को अरु से मिलने हॉस्पिटल जाना है। अरु कुछ देर बाद रूम में वापस आता है और अब तक रो गहरी नींद में सो चुकी थी। अरु के हाथ में अभी कुछ चीज़ें थी क्योंकि अरु को रो को इव लगानी थी। अरु वो चीज़ें बेड के साइड में पड़े टेबल पर रखता है और फिर बहुत धीरे से रो का एक हाथ निकालता है और कुछ देर बाद उसके हाथ में इव लगाकर उसे सलाइन बॉटल के साथ कनेक्ट करता है। रो गहरी नींद में होने के बावजूद भी नींद में कसमसाने लगती है तो अरु जो इस वक्त रो के बगल में बैठकर अपने लैपटॉप में काम कर रहा होता है वो रो के कसमसाने से अलर्ट हो जाता है। अरु तुरंत अपने लैपटॉप को साइड में रखता है और रो के बालों को सहलाते हुए उससे कहता है, स्लीप बेटा, अरु यही है आपके पास। अरु की आवाज़ सुनकर रो शांत हो जाती है और ये देख अरु भी रिलैक्स हो जाता है और उसके माथे पर एक किस करता है। तभी उसकी नज़र उस सलाइन बॉटल पर पड़ती है जो अभी पूरी खत्म हो गई थी, तो अरु बहुत ध्यान से उसे वहां से निकाल देता है और रो के हाथ में छोटी सी बैंडेज लगा देता है और उसे अच्छे से कवर कर देता है। ऐसे ही टाइम बीत जाता है और रो के वो दर्द भरे दिन निकल जाते हैं, पर इन 7 दिनों में पूरी मल्होत्रा फैमिली रो की तो जैसे वो किसी कांच में रखी हुई नाजुक सी गुड़िया हो ऐसे देखभाल करते हैं। बीच बीच में कपूरस भी मल्होत्रा हाउस उनकी प्रिंसेस से मिलने आते थे और उसके साथ अपना बहुत सारा वक्त बिताते थे। उन सब के साथ अरु भी उसका पूरा ध्यान रखता था और इसी वजह से रो को इन दिनों में भी ज़्यादा तकलीफ नहीं होती। एक हफ्ते बाद दोपहर का समय। रो इस वक्त किचन काउंटर पर बैठकर उसके फेवरेट चाइनीज नूडल्स एंजॉय कर रही थी जो उसे उसकी प्यारी आरती आंटी अपने हाथों से खिला रही थी। रो की बहुत ज़्यादा इच्छा थी चाइनीज नूडल्स खाने की और जैसा कि हमें पता है कि हमारे अरु तो अपनी प्रिंसेस को बाहर का कुछ भी खाने की परमिशन नहीं देंगे, तो इसीलिए रिया ने रो के लिए स्पेशल चाइनीज नूडल्स घर में ही बना दिए और अभी आरती उस शैतान को खिला रही थी। रो खाने के साथ साथ अपने पैरों को भी हिला रही थी जिसे देख आरती रो से कहती है, परी आप पैर क्यों हिला रहे हो बेटा, लग जाएगी ना और फिर आपके अरु हम सबकी क्लास लगा देंगे। ये कहकर कि हमने इसकी प्रिंसेस का ठीक से ध्यान तक नहीं रखा। तभी रो अपना क्यूट सा फेस बनाते हुए आरती से पूछती है, आंटी अरु तो मुझे हमेशा ही डांटते हैं, इसमें नई बात नहीं है, पर क्या वो आप सबको भी डांटते हैं? इससे पहले कि आरती रो के सवाल का कुछ जवाब देती, पीछे से दादी आती है और रो से कहती है, हाँ पुत्र, वो सिर्फ आपको ही नहीं बल्कि हम सबको भी डांटते हैं, पर तभी जब हम में से कोई कुछ गलती कर देता है। जैसे कि आपको भी पता है कि अरु की डांट बहुत बुरी होती है तो उससे हमें भी बहुत डर लगता है। दादी की बात सुनकर रो का मुंह खुला का खुला ही रह जाता है और वो इस वक्त किसी फिश की तरह लग रही होती है, जिसे देख वो दोनों आरती और दादी हंसने लगते हैं। तभी आरती रो की नाक खींचते हुए उससे कहती है, अभी आप जल्दी से ये पूरा फिनिश करो और फिर आपको स्टडी भी तो करनी है। स्टडी से याद आया प्रिंसेस, आप कभी भी गलती से अरु के आगे कोई भी झूठ नहीं बोलना और पढ़ाई को लेकर तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अरु कोई भी झूठ हो वो झट से पकड़ लेता है। पढ़ाई के मामले में वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है और कोई मर्सी भी नहीं दिखाता, तो आप जितना हो सके उतना अलर्ट रहना।
आरती की बात सुनकर दादी आरती को डांटते हुए उससे कहती है, आरती तू क्यों खामखा बच्ची को डरा रही है, और परी तो खुद इतनी स्मार्ट है कि उसे अरु की डांट कभी पड़ेगी ही नहीं, पर मान लो अगर पड़ भी गई तो परी को वो कुछ नहीं करेगा क्योंकि ये उसकी जान है। आरती भी दादी की बात से सहमत होती है, पर अब रू को ये सोच सोचकर डर लग रहा था कि कहीं उसने थोड़ी सी भी गलती की या फिर मार्क्स कम लाए तो अरु उसे पनिशमेंट देगा। बेचारी बच्ची का फूल सा खिला हुआ चेहरा अब डर के मारे थोड़ा मुरझा गया था। तभी रूह आरती और दादी की तरफ देख उन दोनों से अपनी मासूमियत भरी आवाज़ में पूछती है, आंटी दादी अगर मैंने एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स नहीं लाए या फिर मैं क्लास और कॉलेज में फर्स्ट नहीं आई तो क्या अरु मुझे बड़ी वाली पनिशमेंट देंगे? रो का मासूम सा सवाल सुनकर वो दोनों पहले एक दूसरे की तरफ देखती है और फिर रो की तरफ। तभी आरती रो के गाल को सहलाते हुए उससे कहती है, अरे नहीं बेटा, वो आपको कोई पनिशमेंट नहीं देगा, और जैसे आप हमेशा अपनी पूरी कोशिश करते हो वैसे ही इस बार भी करना। जब आप अपने सच्चे दिल से मेहनत करोगे तो उसका फल बाबाजी को आपको देना ही होगा, और देखना वो देंगे भी। तभी रो अपनी पलकों को बार बार झपकाते हुए आरती से कहती है, पर आंटी मुझे तो अरु की तरह बनना है ना। मेरा मतलब मुझे डॉक्टर नहीं बनना, वो बहुत गंदे होते हैं, जब देखो तब पेनफुल इंजेक्शंस और याकी मेडिसिन ही देते हैं। मुझे उनके जैसा नहीं बनना, पर हाँ जिस तरह से वो बहुत सक्सेसफुल है तो मुझे उनके जैसे बहुत सक्सेसफुल बनना है। रो की बात सुनकर वो दोनों मुस्कुराती है और तभी दादी रो के माथे पर किस करते हुए उससे कहती है, हाँ पुत्र आप भी आपके अरु जैसे नंबर 1 बनोगे, पर उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तभी रो किसी बच्चे की तरह चाहते हुए दादी से कहती है, आई विल दादी, पर अभी मुझे मेरे डेविल से बात करनी है। तभी रो आरती की तरफ देख उससे कहती है, आंटी आप अरु को कॉल करो ना। आरती रो को पानी पिलाते हुए उसे बताती है, मुझे पता है बेटा, पर आपके अरु इस वक्त लेबर रूम में होंगे तो उनका फ़ोन या तो स्विच ऑफ होगा या फिर साइलेंट पर। आरती की बात सुनकर रो का चेहरा उतर जाता है, पर तभी उसके शैतानी दिमाग में एक आइडिया आता है जिसकी वजह से उसकी आंखें चमकने लगती है। रो के ऐसे एक्सप्रेशन देख वो दोनों समझ जाते हैं कि पक्का रो के दिमाग में कुछ खुरापाती चल रही है। वो दोनों एक दूसरे की तरफ देख कुछ इशारा करती है। तभी दादी रो की तरफ देख उससे पूछती है, प्रिंसेस क्या चल रहा है आपके छोटे से दिमाग में? तभी रो अपनी बड़ी सी स्माइल और खुशी से टिमटिमाते हुए आंखों से दादी की तरफ देख उन्हें बताती है, मुझे अरु के पास जाना है क्योंकि मुझे उन्हें सरप्राइज देना है। रो की बात सुनते ही उन दोनों की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और आरती अपनी बड़ी आंखों से रो की तरफ देख उससे पूछती है, प्रिंसेस आप ठीक है बेटा, मेरा मतलब आप और हॉस्पिटल जाओगे? आर यू सीरियस? आरती बिल्कुल रो के पास खड़ी होती है तो रो किचन काउंटर पर बैठी हुई थी। तभी रो आरती को हक करते हुए उससे कहती है, हाँ मुझे हॉस्पिटल से बहुत डर लगता है, पर अब मैं क्या करूँ आप ही बोलो आंटी। अरु तो वही वक्त करते हैं ना, तो मुझे उनसे मिलने वहाँ जाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, अरु के लिए मैं वो गंदे से हॉस्पिटल में चली जाऊंगी, और वैसे भी मुझे मेरे डेविल से मिलने जाना है, वहाँ पर अपना चेकअप कराने नहीं जाना। तभी रिया किचन में आते हुए अपनी स्ट्रिक्ट वॉइस में रो से कहती है, नो, भले ही आपको अरु से मिलने जाना है पर फिर भी आप वहाँ नहीं जाओगे। रिया की ना सुनते ही रो अपने फुले हुए गालों को और फुलाते हुए रिया से पूछती है, पर क्यों रियू दी? मुझे जाना है तो जाना है। तभी रिया रो को समझाते हुए उससे कहती है, बेबी मैं आपको वहाँ जाने से मना नहीं कर रही हूँ, पर अभी आपका ऐसे अकेले बाहर जाना इज नॉट सेफ ना, और अरु ने भी तो मना किया है ना आपको कि कुछ टाइम तक आपको बिल्कुल भी अकेले कहीं भी आना जाना नहीं है। आपकी जान को खतरा है ना बेटा। रिया की बात से सहमत होते हुए दादी भी रो से कहती है, हाँ बेटा, रियू बिल्कुल ठीक बोल रही है, आप अकेले कहीं बाहर नहीं जा सकते, आपके सिर पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। उनकी बात को सुनते हुए रो प्यारा सा फेस बनाती है और कुछ दूसरा रास्ता सोचने लगती है। तभी उसके दिमाग में एक ब्रिलियंट आइडिया आता है और वो उन तीनों की तरफ देखते हुए उनसे कहती है, मेरे पास एक मस्त आइडिया है, क्यों ना मैं मीरू को अपने साथ लेकर जाऊँ? वो रहेगी तो मुझे डर भी नहीं लगेगा और आपको मेरी चिंता भी नहीं होगी। मैं अकेली नहीं जाऊंगी, ड्राइवर अंकल के साथ और जॉनी भाई के साथ जाऊंगी, आप उन्हें बोल दो कि वो मुझे और मीरू को हॉस्पिटल लेकर चले, प्लीज़ ना। रो की बात सुनते ही आरती उन दोनों से कहती है, ये नहीं मानेगी जब बात अरु की हो। एक काम करते हैं, जॉन को इन दोनों के साथ भेज देते हैं, और वैसे भी जॉन रहेगा तो अपनी जान से ज़्यादा प्रोटेक्ट करेगा वो बच्ची को। रिया और दादी भी आरती की बात में हामी भरती है और तभी आरती जॉन को फ़ोन करके उसे सब कुछ बता देती है और वो भी ये रिस्क उठाने के लिए रेडी हो जाता है, ये जानते हुए कि उसकी छोटी प्रिंसेस कितनी ज़्यादा जिद्दी है। आरती की बात सुनते ही रो धड़ाम से किचन काउंटर से नीचे फर्श पर जंप करती है और रो की ये हरकत देख उन तीनों को तो जैसे मिनी हॉट अटैक आते आते रहता है। तभी दादी रो की तरफ देखते हुए अपनी बेचारी वाली शक्ल बनाती है और उन दोनों सास बहू से कहती है, इस लड़की ने एक दिन हमें अरु के हाथों मरवाना ही है, देखो कैसे उछलकूद कर रही है, जबकि उसने अरु इसे ये सब करने के लिए सख्त मना किया है। तभी दादी रो से कहती है, बेटा क्यों ऐसे उटपटांग काम करते हो आप, जिससे आपके इस शैतान अरु को गुस्सा आए? अगर ऐसा हुआ ना तो आपके साथ साथ वो हमारी भी दुनिया हिला देगा।
दादी की बातों को सुनते हुए रूह अपने दोनों कान पकड़ती है और दादी से कहती है, दादी मैं सॉरी हूँ सच्ची, और ना आगे से मैं ध्यान भी रखूंगी, पर अभी मुझे मीरू को कॉल करना होगा, तो रियुदी आप मुझे आपका फ़ोन दो ना थोड़ी देर। मैं मीरू को कॉल करती हूँ और उसे बता देती हूँ कि वो जल्दी से रेडी रहे, मैं हॉस्पिटल जाते जाते उसे उसके घर से पिक कर लूँगी और फिर मुझे राशि आंटी से भी मिलना है। रूह की बात सुनते हुए रिया हंसने लगती है और फिर अपने फ़ोन में मीरा का नंबर डायल करते हुए रूह से कहती है, अरे बाप रे, कितना बोलते हो आप बेबी। एक आप हो जो नॉन स्टॉप बोल सकते हो और एक हमारा अरू है जो बिना किसी काम के अपना मुंह तक नहीं खोलता। रिया की ये बात सुनकर रूह को थोड़ी हैरानी होती है और वो थोड़ी क्यूरियस होकर रिया से कहती है, क्या अरू सच में किसी से ज़्यादा बात नहीं करते। तभी वो तीनों ही अपना सिर हाँ में हिलाती है, जिसे देख रूह की आंखें बड़ी हो जाती है। तभी रूह कंफ्यूज होते हुए उन तीनों से कहती है, पर वो तो मेरे साथ बहुत बात करते हैं और हर वक्त बात करते हैं जब भी मैं उनके पास होती हूँ। इस पर आरती मुस्कुराते हुए रूह को बताती है, वो इसीलिए बेटा क्योंकि आपके अरू आपके आगे जैसा खुद को रखते हैं ना, वैसे वो सबके लिए नहीं होते। आप उनके बेबी हो इसीलिए वो आपसे बहुत प्यार से बिहेव करते हैं, पर दूसरों के लिए ही इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन, जो सिर्फ अपने काम से काम रखता है। तभी रूह अपना बेबी फेस बनाते हुए उनसे कहती है, हाँ तो ठीक है, पर ही इज़ द बेस्टेस्ट एंड आई लव हिम बहुत 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 सारा। रूह का अरू के लिए प्यारा सा कन्फेशन सुन वो तीनों मुस्कराती है और तभी रिया रूह के पास उसका फ़ोन देती है और उससे कहती है, ये लो प्रिंसेस मीरा से बात करो। तभी रूह फ़ोन पर मीरा को बताती है, हेलो मीरू, मैं रूह बोल रही हूँ। अच्छा तुम ना जल्दी से रेडी हो जाओ, हम हॉस्पिटल जा रहे हैं। अरे मुझे कुछ नहीं हुआ, पर मुझे अरू की याद आ रही है तो मुझे उन्हें सरप्राइज देना है, पर मैं अकेले नहीं जा सकती तो तुम चलो मेरे साथ। हाँ जल्दी से रेडी हो जाओ, मैं तुम्हें पिकअप कर लूँगी। इतना कहकर रूह कॉल कट करती है और रिया को उसका फ़ोन लौटाते हुए उससे कहती है, थैंक यू दी, अभी मैं भी रेडी होने जा रही हूँ। बाय। इतना कहकर वो दौड़ते हुए अपने अरू के रूम के तरफ जाती है।